एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी, और इस पर चैप्टर अभी जो चल रहा है वो अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स कैपिटल, इशू एंड फॉरफीचर। इस चैप्टर पर अभी तक हम जिस टॉपिक तक पहुँचे वो टॉपिक हमारा आज के वीडियो में जो कवर होगा वो है अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। पिछला वीडियो जो 23 नंबर का वीडियो जो था, 23वें नंबर का, वो भी इसी टॉपिक पे था 14 नंबर सवाल के लिए। आज ये जो वीडियो है वो 16 नंबर सवाल के लिए है। आपके एनसीईआरटी बुक से है, पेज नंबर 72, आपके सिलेबस की बुक से पेज नंबर 72 पे आप देखेंगे 16 नंबर का ये सवाल दिया हुआ है। तो आज हम इसी 16 नंबर के सवाल को देखेंगे। ये जो पिछला वीडियो 23 नंबर का था उस पर मैंने 14 नंबर का जो सवाल बताया था वो भी इसी तरह का ही सवाल था, बस थोड़े से इसमें कुछ पॉइंट्स उससे थोड़े से अलग आ रहे हैं, यानी कि हम देखेंगे सवाल के माध्यम से, मैं उनको बताऊंगा कि कहाँ पर थोड़ा सा उनसे अलग है, इसलिए मैंने इस सवाल को लिया हुआ है। तो ये अगर आप लोग ये जो इस टॉपिक का, जो हरण का टॉपिक का, अगर ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसके थियोटिकल पार्ट को भी आप देख लीजिए। इसके थियोटिकल पार्ट का जो वीडियो का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे दे दूंगा, तो वहां से आप इसके थियोटिकल पार्ट को देख सकते हैं। थ्योरी पार्ट को देखेंगे, थ्योरी पार्ट को देखने के बाद जब आप सवाल हल करेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी, इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप पहले थियोटिकल पार्ट को देख लीजिए। तो प्लीज़ मेरा आपसे आग्रह है कि आप सवाल हल करने से पहले उसके थियोटिकल पार्ट को जरूर देखें। तो इस हरण के विषय पर जो इसका थियोटिकल पार्ट है, मैं इसका लिंक आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको आसानी से दे सकते हैं। तो आइए हम इस सवाल को चालू करते हैं। तो सवाल देखिएगा, 16 नंबर का सवाल है, पेज नंबर आपका 72 है, एनसीईआरटी की बुक से। तो लिखा है, प्रिंस लिमिटेड ने 10 रुपये प्रत्येक अंश के 20,000 समता अंशों को 3 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए विवरण पत्र आमंत्रित किया, जो निम्न प्रकार दे है। बता रहा है प्रिंस लिमिटेड है, क्या कर रहा है, 20,000 अंशों को निर्गमित कर रहा है, समता अंश है, और एक अंश का अंकित मूल्य जो है वो 10 रुपये है। अंकित मूल्य 10 रुपये है, प्रीमियम पे निर्गमन किया जा रहा है, प्रीमियम 3 रुपये। तो आप देखेंगे दोनों मिलाकर, अंकित मूल्य और प्रीमियम मिलाकर 13 रुपये में उसको निर्गमित किया जा रहा है, मतलब एक अंश का मूल्य 13 रुपये रखा गया है। 10 रुपये अंकित मूल्य, 3 रुपये प्रीमियम, 20,000 समता अंश निर्गमित किए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा 20,000 समता अंश निर्गमित किए जा रहे हैं प्रीमियम पर, प्रीमियम 3 रुपये, अंकित मूल्य 10 रुपये। ठीक है, अब बता रहा है कि राशि किस प्रकार दे है, मतलब किस तरह ये जो 13 रुपये किस तरह लिए जाएंगे, किस्तों में लिए जाएंगे। किस्त बता रहा है आवेदन पर 2 रुपये, आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर प्रीमियम सहित राशि ली जाएगी 5 रुपये, मतलब 3 रुपये प्रीमियम का इसमें है, तो 2 रुपये आवंटन का प्लस 3 रुपये प्रीमियम का, 5 रुपये बना दिया गया है। प्रथम मांग पर 3 रुपये और द्वितीय मांग पर 3 रुपये। तो आप देखेंगे 2 5 3 3, 2 5 3 3। ठीक है, तो ये हमारे किस्तों की राशि बताइए आपको। आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 5 रुपये, प्रथम मांग पर 3 रुपये और द्वितीय मांग पर भी 3 रुपये। 4 इंस्टॉलमेंट यानी 4 किस्तें बनी हैं। अब उसके बाद आगे सवाल बोलता है 30,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। देखेंगे आप 20,000 निर्गमित कर रहे हैं, सवाल बोल रहा है 20,000 अंशों को निर्गमित किया जा रहा है, ठीक है, मगर आवेदन कितने प्राप्त हो गए, 30,000 आवेदन प्राप्त हो गए। ओवर सब्सक्रिप्शन, अभिधान का मैटर आ रहा है, ठीक है, इस सवाल में अभिधान आ रहा है, पिछले सवाल में भी अभिधान आया था, ठीक है, इस सवाल में भी अभिधान है। ठीक है, तो यदि आप अभिधान के विषय में जानकारी नहीं रखते, यदि अभिधान के विषय में आपको इसकी जानकारी नहीं है, यदि पहला वीडियो देख रहे हैं आप, तो प्लीज़ अभिधान के वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके भी थियोटिकल पार्ट को मैंने समझाया हुआ है, इसका भी लिंक मैं आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 30,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, 30,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और आवंटन अनुपातिक आधार पर किया गया। देखेंगे आप बोल रहे हैं आवंटन किस तरह किया गया, अनुपातिक आधार पर, अनुपातिक। ठीक है, अनुपातिक मतलब कि
30,000 आवेदन कर दिए, ठीक है 30,000 आवेदन कर दिया, वो किसी को नहीं लौटाना चाह रही है, वो बोलेगी 30,000 आवेदन किए, क्या करो इनको 20,000 दे दो, यानी कि 30 के बदले 20, अनुपातिक अनुपात में 30 के बदले 20, मतलब कि जो 3 मांगेगा उसको 2 दे दिया जाएगा। हम इसके कैलकुलेशन को देखेंगे तो अनुपातिक में है 30 के बदले 20 दिया जाएगा। फिर लिखा है आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि, क्योंकि आवेदन 30,000 के लिए हो गया जबकि 20,000 आवेदन करना चाहिए था, तो 30,000 रुपये जब दिए तो 2 रुपये के हिसाब से ज़्यादा पैसा दे दिए, भाई 60,000 रुपये प्राप्त हो गया, जबकि 20,000 ही आवंटन 20,000 निर्गमित कर रहे हैं, तो 2 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये भेजना चाहिए था, 20,000 अधिक हो गया, उसको क्या किया जाएगा, आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि को आवंटन पर दे राशि में समायोजित किया जाएगा। याद रखिए इस बात को, अनुपातिक में आवंटन किया जा रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मैटर, अनुपातिक में आवंटन किया जा रहा है, जो भी अधिक होगा उसको समायोजन किया जाएगा, किस पर, आवंटन पर। हम देखेंगे इसका कैलकुलेशन और इसकी प्रविष्टि को, आप बस याद रखिए कि समायोजन किस में किया जा रहा है, आवंटन में किया जा रहा है। फिर बोलता है श्री मोहित, पॉइंट बता रहा है, श्री मोहित जिनको 400 अंश आवंटित किया गया था, श्री मोहित को 400 अंश आवंटित किया गया था, आवंटन एवं प्रथम मांग राशि का भुगतान करने में असफल रहे। ये मोहित जो एक व्यक्ति थे उनको 400 अंश आवंटित किए, मतलब 400 अंश दिए गए थे। अब क्योंकि यहाँ पास अनुपातिक है तो हमको निकालना पड़ेगा, इसको 400 तो दिया गया था मगर इसने आवेदन कितना किया था वो हमको निकाल, जैसे पिछले वीडियो में हम निकाल रहे थे, इस वीडियो में भी हम इसके कैलकुलेशन को देखेंगे, ठीक है। तो इसने 400 अंश, इसको 400 अंश आवंटित किए गए थे, इसने क्या किया, जब इससे आवंटन की राशि मांगी गई और प्रथम याचना की जब राशि मांगी गई तो इन दोनों को देने में ये असमर्थ रहा। अब जब असमर्थ रहा तो क्या किया जाएगा, भाई पैसा नहीं दे रहा है, तो पैसा नहीं दिया तो इसके अंशों को अब हरण कर लिया जाएगा। सवाल बताएगी, हम देखते हैं आगे। लिखा असफल रहे और प्रथम मांग के पश्चात उनके अंशों का हरण कर लिया गया। देखिए यहीं पर एक नया, यहीं पर थोड़ा सा पिछले सवाल से थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रथम मांग के पश्चात, मतलब कि इससे प्रथम मांग तक पैसा मांगा गया, आवंटन का मांगा गया, नहीं दिया, फिर कंपनी बोलती ठीक है चलो प्रथम मांग भी मांग लो इससे, शायद प्रथम मांग में दे दे, प्रथम मांग भी पैसा इससे मांगा गया, प्रथम मांग का किस्त इससे मांगा गया, नहीं दिया, तो कंपनी क्या करती है, द्वितीय याचना तक अब नहीं रुक रही, द्वितीय याचना से इससे नहीं मांगी, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि और प्रथम मांग के पश्चात उनके अंशों का हरण कर लिया गया, मतलब कि प्रथम मांग के बाद इसके अंशों को हरण किया जाएगा। हम द्वितीय याचना तक नहीं रुकेंगे, इसके लिए कंपनी द्वितीय याचना तक नहीं रुकेगी, प्रथम मांग के बाद इसका हरण की प्रविष्टि हमको देखना होगा। क्यों, हमने जो पिछला सवाल, जो हम अभी तक सवाल बनाते आ रहे थे हरण के विषय में, तो क्या हो रहा था, जिनके अंशों को हरण किया जा रहा था अंतिम तक हम उससे, कंपनी उससे पैसा मांग रही थी, यानी कि अंतिम किस्त तक पैसा मांग रही थी। यहाँ पर अंतिम किस्त क्या है, अंतिम किस्त इसका द्वितीय मांग है। तो सवाल में जहां तक अंतिम तक, जहां तक भी किस्त बनाया गया था अंतिम तक पैसा मांग रही थी, जब अंतिम तक मांगने के पश्चात वो नहीं दे रहा था तब उनके अंशों को हरण किया जाता। मगर इस सवाल में क्या है, इस सवाल में अंतिम तक नहीं जा रही है, वो प्रथम याचना तक उससे पैसा मांगती है, प्रथम याचना नहीं देने के पश्चात वो क्या करती है, प्रथम याचना के बाद हरण कर लेती है, द्वितीय याचना उसके लिए नहीं बनाती। यही सवाल में थोड़ा सा नया है, हमको इसकी प्रविष्टि को देखना होगा, ठीक है, हम देखेंगे। तो आप इस बात को याद रखिएगा, और प्रथम मांग के पश्चात उनके अंशों का हरण कर लिया गया, ठीक, मोहित के विषय में बता दिया। अब दूसरा बताता है श्री जॉली, एक और व्यक्ति बता रहा है, श्री जॉली 600 अंशों का आवंटन हुआ, श्री जॉली को 600 अंशों का आवंटन हुआ, दोनों मांग राशि का भुगतान करने में असफल रहे, अतः इनके अंशों का हरण कर लिया गया। अब देखेंगे जॉली के विषय में, जॉली जिसको 600 अंश आवंटित किए थे, इसको 600 अंश आवंटित किए थे, आवेदन के विषय में नहीं बता रहा है, इसका आवंटन बता रहा है, इसको भी आवेदन आवंटन बता रहा था और इसका भी आवंटन, मतलब कि दोनों को इतना इतना अंश दिया गया, आवेदन इन लोग कुछ और किए होंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखा है श्री जॉली 600 अंशों का आवंटन हुआ, दोनों मांग राशि का भुगतान करने में असफल रहे, अतः इनके अंशों का हरण कर लिया गया। तो श्री जॉली से देखेंगे आप, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों मांग की राशि नहीं दी, बाकी आवेदन और आवंटन दोनों का पैसा दिया। जो अंतिम के दो मांग थे, प्रथम और द्वितीय, इन दोनों का पैसा वो नहीं दे रहे हैं,
ठीक है, नहीं दे रहे हैं। अंतिम तक इसके लिए यानी कि जॉली के लिए कंपनी अंतिम तक गई है, अंतिम तक इससे पैसा मांगा है और इन दोनों का ये राशि नहीं दे रहा है। तो इसका कब किया जाएगा हरण? इसका द्वितीय याचना के बाद हरण किया जाएगा। इसका जो हरण का प्रविष्टि करेंगे वो प्रथम याचना के बाद, इसका हरण का प्रविष्टि करेंगे जो वो द्वितीय याचना के बाद, क्योंकि सवाल हमको ऐसा बोल रहा है। सवाल जैसा बोलेगा हमको वैसा काम करना पड़ेगा। फिर आगे बोलता है, आगे सवाल बोलता है हरण किए गए। अब जो हरण किए गए हैं 400 इसके अंशों को हरण किया मोहित के और 600 जॉली के अंशों को हरण किया, इन दोनों का मिलाकर 1000 अंशों का हरण हो जाता है। हरण किए गए अंशों में से 800 अंशों का पुनर्निर्गमन सुप्रिया को 9 रुपए प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त में किया गया। अब सवाल बोल रहा है कि जो हरण किए गए अंश हैं उनमें से 800, देखेंगे आप, हरण 1000 दोनों का मिलाकर 1000 होता है, मगर पुनर्निर्गमन कितना का किया गया? केवल 800 का ही किया गया। यानी 200 को कंपनी क्या कर रही है? अभी पुनर्निर्गमित नहीं कर रही है, उसको अपने पास अभी हरण के रूप में ही रख रही है। तो ये भी एक नया पॉइंट आ जाता है, क्योंकि हम अभी तक जो सवाल देख रहे थे उन सवालों में क्या हो रहा था, जितने भी अंशों को हरण किया जाता पूरे को निर्गमित कर दिया जा रहा था, पुनर्निर्गमित कर दिया जाता, मगर इस सवाल में पूरे को पुनर्निर्गमित नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रविष्टि देखनी होगी और थोड़ा सा अंतर हो जाता है, क्योंकि जब हम पूंजी संचय बनाते हैं तब वहां पर थोड़ा सा अंतर आ जाता है, हम उस कैलकुलेशन को देखेंगे। इसलिए मैंने इस सवाल को, इन 2 पॉइंट्स की वजह से मैंने इस सवाल को लिया हुआ है। जो इसका 15वां नंबर का सवाल है वो सवाल एकदम जैसा हमने 14 नंबर का सवाल बनाया था 14, वैसे ही 15 नंबर का सवाल, इसलिए मैंने 15 नंबर सवाल को छोड़ दिया है, 16 नंबर सवाल को लिया। 15 नंबर सवाल आप अपने से बनाएंगे, वीडियो को देख के बनाएंगे, हल कर लेंगे आप। ठीक है, तो हम इसलिए 16 नंबर को मैंने सवाल लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 2 पॉइंट अलग आया। एक तो जो मोहित है उसके अंशों का हरण कब किया जा रहा है? प्रथम मांग के बाद किया जा रहा है। और दूसरा चीज कि जितने अंश हरण किए गए उसको पूरे के पूरे निर्गमित नहीं किए, उसमें से 800 अंशों को निर्गमित किया जा रहा है, आंशिक रूप से निर्गमित किया जा रहा है, बाकी के 200 अंश जो है उसको हरण में ही रहने दिया जा रहा है। अब बता रहा सवाल, हरण किए गए अंशों में से 800 अंशों का पुनर्निर्गमन सुप्रिया को 9 रुपए प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त के लिए किया। यानी कि 1000 में से 800 को पुनर्निर्मित किया, कितने रुपए में? 9 रुपए प्रति में, जबकि इसका अंकित मूल्य कितना? अंकित मूल्य जो आप देखेंगे तो 10 रुपए का है। 10 रुपए में करना चाहिए था, मगर कंपनी ने क्या किया? 9 रुपए में कर दिया, 1 रुपए छोड़ दिया, छूट के रूप में, बट्टा के रूप में छोड़ दिया। ये बट्टा क्या है? हानि है। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रविष्टि, उस बट्टे जो हानि होती है उसको कहाँ से कवर किया था? उसको जो हरण की राशि उससे कवर किया था, हम प्रविष्टि में देखेंगे। तो आप याद रखिए कि 9 रुपए प्रति अंश पूर्ण भुगतान में प्राप्त किया, जिसमें श्री मोहित के सभी अंश सम्मिलित हैं। कहने का अर्थ है कि ये 800 अंश जो पुनर्निगमित किए जा रहे हैं, इसमें मोहित का जो 400 जो हरण किया गया था वो पूरा का पूरा इसमें है। 400 इसमें मोहित का है और 400 इसका है। ठीक है, 600 इसका हरण किया गया था, मगर इसका केवल 400 ही इसमें सम्मिलित है। 200 इसका क्या है? वो हरण के रूप में ही रह जा रहा है। तो जो मोहित है, जिस मोहित का जो 400 अंश हरण किए गए थे उसका पूरा का पूरा निर्गमित किया जा रहा है, और इसका केवल 400 ही निर्गमित किया जा रहा है, पुनर्निर्गमित किया जा रहा है, जिसमें श्री मोहित के सभी अंश सम्मिलित हैं। कंपनी की पुस्तकों में रोजाना मचा प्रविष्टियां करें और तुलन पत्र तैयार करें। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था। इसके सवाल के हम हल को देखेंगे। सवाल हल करने से पहले हम सवाल को याद रखने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या है कि हमें बार बार सवाल पढ़ना ना पड़े। तो आइए हम पहले सवाल को थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाते हैं, फिर उसके बाद उसके हल को देखेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है निर्गमन कितने अंशों का किया जा रहा है? 20,000 अंशों का किया जा रहा है। निर्गमन मूल्य क्या है? 10 रुपये अंकित मूल्य और 3 रुपये प्रीमियम, दोनों मिलाकर 13 रुपये निर्गमन मूल्य है। अब ये 13 रुपये कंपनी किस तरह ले रही है? किस्तों में ले रही है। आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 5 रुपये। इस आवंटन पर ही प्रीमियम की राशि जुड़ी हुई है। प्रीमियम की राशि 3 रुपये इस आवंटन पर ही जुड़ी हुई है। 2 रुपये आवंटन का और 3 रुपये प्रीमियम का, 5 रुपये हो जाता है। प्रथम याचना पर 3 रुपये और द्वितीय याचना पर 3 रुपये, तो 2 5 3 3, याद रखिए 2 5 3 3। ठीक है, आगे सवाल क्या कह रहा है? आप देखेंगे निर्गमन जो है वो 20,000 अंशों को किया जा रहा है, मगर आवेदन कितना आ गया? क्योंकि कंपनी तो उन्होंने निमंत्रण यानी कि अपने प्रविवरण तैयार करके लोगों को आमंत्रित किया कि क्या कीजिए, आप 20,000 अंशों के लिए आवेदन कीजिए।
अब लोग क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। तो लोग जहाँ पर 20,000 अंशों के लिए आवेदन करना चाहिए वहाँ पर 30,000 अंशों के लिए आवेदन कर दिया गया। तो आवेदन 30,000 अंशों के लिए, ये कौन सा मैटर हो गया, ये अधि अभिधान हो गया। ठीक है, अधि अभिधान आता है तो उसके लिए हमको एक एनालाइज टेबल बनाना होता है, हम एनालाइज टेबल बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सवाल क्या कहता है कि ठीक है 30,000 अंशों के लिए 30,000 के लिए आवेदन आ गया, तो क्या करेंगे, निरीक्षक मंडल क्या कर रहे हैं, 30,000 अंशों के बदले 20,000 अंश आवंटित कर दिए जा रहे हैं अनुपातिक में, 30,000 के बदले 20,000। तो यहाँ पर अनुपात क्या बनता है, 3:2 का बनता है। आप देखेंगे ये इनका शून्य कट गया, तो 3:2 का अनुपात बनेगा, यानी कि 3 के बदले 2 दिया जा रहा है। ठीक है, 20,000 अंश आवंटन कर रहे हैं, 30,000 के लिए आवेदन आ गया, क्या किया जाएगा, इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा, अनुपातिक में आवंटन कर दिया जा रहा है। अनुपातिक में आवंटन किया जा रहा है तो 30,000 अंशों पे 2 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये प्राप्त हो गया, जबकि 20,000 ही अंश आवंटित कर रहे हैं, 2 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये प्राप्त होना चाहिए था। 20,000 रुपये अधिक के हो जाता है, ये अधिक, इसको क्या किया जाएगा, इसको कंपनी क्या कर रही है कि आवंटन में समायोजित करेगी। हम प्रविष्टियाँ देखेंगे इसके। ठीक है, तो सवाल 20,000 निर्गमन, 30,000 आवेदन हो गए, अनुपातिक में आवंटन हो रहा है, अधिक के जो है वो आवंटन में समायोजित किया जाएगा। अब सवाल आगे क्या बोलता है, सवाल बोलता है मोहित, जिसको 400 अंश आवंटित किए गए, मोहित को 400 अंश आवंटित किए गए हैं, इसने क्या किया, आवंटन की और प्रथम याचना की दोनों की राशि नहीं दी। तो कंपनी क्या कर रही है, इनके अंशों को हरण कर रही है। कब हरण कर रही है, प्रथम याचना के बाद ही हरण कर ले रही है। सवाल कह रहा है प्रथम याचना के बाद हरण कर ली, तो हमको प्रथम याचना के बाद एक हरण की प्रविष्टि करनी होगी। हम अंतिम याचना तक नहीं जाएंगे। अंतिम याचना के बाद किसके हरण की प्रविष्टि की जाएगी, जौली की जाएगी, क्योंकि सवाल हमको कह रहा है कि प्रथम याचना के बाद क्या कीजिए, आप मोहित के अंशों को हरण कर लीजिए। तो हम मोहित के अंशों की हरण की प्रविष्टि प्रथम याचना के बाद देखेंगे। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, हम कैलकुलेशन भी उसका देखेंगे, क्योंकि मोहित को आवंटन 400 किया गया है, क्योंकि यहाँ पास अनुपातिक वाला सवाल है, यानी कि अनुपातिक में आवंटन किया गया है, तो उसको 400 आवंटन किया गया है, मगर उसने मांगा कितना था, आवेदन कितना किया था, उसका हमको कैलकुलेशन करना होगा। तो हम कैलकुलेशन इसको देखेंगे। फिर सवाल कहता है जौली के विषय में कि जौली 600 अंश उसको आवंटित किए गए, इसने क्या किया, इसने आवंटन और आवेदन का पैसा दिया, मगर प्रथम मांग और द्वितीय मांग का इसने पैसा नहीं दिया। तो इसके अंशों को भी हरण किया जा रहा है, कब, द्वितीय याचना यानी अंतिम याचना के बाद किया जा रहा है। अब आप देखेंगे दोनों का मिलाकर हरण कितना हो गया, दोनों को मिलाकर 1000 अंशों का हरण हो गया। अब सवाल आगे कहता है कि इन 1000 अंशों में से 800 अंशों को क्या किया गया, पुनर्निर्गमन किया गया। कहने का अर्थ है कि इस 1000 में से 800 को पुनर्निर्गमित कर दिया, 200 जो अंश है अभी भी हरण के रूप में ही रह जाएगा। ठीक है, तो 800 अंशों को जब पुनर्निर्गमन किया गया तो सुप्रिया को पुनर्निर्गमित कर दिया गया 9 रुपये प्रति, मतलब अंकित मूल्य उसका 10 रुपये था, मगर 10 रुपये में निर्गमन करना चाहिए था, मगर 9 रुपये में कर दिया गया, बट्टे पे किया गया। आप ध्यान देंगे जब पुनर्निर्गमन होता है तो वहाँ पर उसको बट्टे पे निर्गमित किया जा सकता है। ठीक है, मगर जब नया निर्गमन है, ठीक है, जब फ्रेश निर्गमन है तो वहाँ पर कंपनी बट्टे पर अंशों को निर्गमित नहीं कर सकती, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। ठीक है, तो 1 रुपये बट्टे पर यानी हानि पर निर्गमन किया गया। अब ये हानि कहाँ से, क्योंकि जो पूंजी बनती है, अंश पूंजी जब हम प्रविष्टि करेंगे तो उसको अंकित मूल्य से करेंगे। ये 1 रुपये हानि कहाँ से बियर की जाएगी, यानी इसका समायोजन कहाँ से किया जाएगा, इसकी हरण की राशि जो होगी हम देखेंगे सवाल में, हल में देखेंगे कि जब हरण की राशि जो होती है उससे इसको कवर किया जाता है। अब सवाल आगे बोलता है कि ये जो 800 अंश पुनर्निर्गमित किए जा रहे हैं उनमें से 400 किसके हैं, वो मोहित के, जो मोहित के हरण किए गए थे 400 अंश, वो पूरे के पूरे पुनर्निर्गमित कर दिए जा रहे हैं। इस 800 में पूरा का पूरा 400 अंश मोहित का है और बाकी का 400 जो है वो जौली का है। तो जौली का तो 600 हरण किया गया, उसमें से 400 निर्गमन कर दिया गया, 200 अभी भी हरण के रूप में ही रह जाएगा।
अब सवाल हमको बोल रहा है कि पंजी प्रविष्टियां कीजिए और तुलन पत्र बनाइए। तो हम इस सवाल में पंजी प्रविष्टियां भी देखेंगे और उसके बैलेंस शीट को भी देखेंगे। इस सवाल में बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस शीट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी भी वीडियो में मैंने आपको बैलेंस शीट बनाकर नहीं बताया, तो इस वीडियो में मैं बैलेंस शीट भी आपको बनाकर बताऊंगा। तो आइए इस सवाल को अब हम हल करते हैं। तो पहला हम चलेंगे आवेदन में। आवेदन में आपको याद रखना है आवेदन, क्योंकि कंपनी कितना निर्गमन कर रही है, 20,000 अंशों को निर्गमित कर रही है। मगर जब 20,000 अंशों को निर्गमित कर रही है तो क्या उतने ही आवेदन आए? नहीं, सवाल में हमको ओवर सब्सक्रिप्शन बोल रहा है। कितने आवेदन आ गए? 30,000 आवेदन आ गए। तो हम जब आवेदन की प्रविष्टि करेंगे तो 30,000 से हमको पहली जो प्राप्त करने वाली प्रविष्टि उसको 30,000 से करना पड़ेगा, यानी पूरा पैसा बताना होगा कि पूरा पैसा 30,000 अंशों पर प्राप्त 30,000 आवेदनों पर प्राप्त किया गया। तो ये है प्रिंस लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि। पहला आवेदन की 2 प्रविष्टियां होंगी और इसमें वापसी का कोई बात नहीं है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, सभी को अनुपातिक में दे दिया, मतलब 30 के बदले 20 दे दिया, किसी को अस्वीकार करके वापस नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था। अब हम इसके हल को देखेंगे और पहले इसके हम विश्लेषण सारणी को देख लेते हैं। विश्लेषण सारणी को देखने के पश्चात हम इसके पंजी प्रविष्टि को देखें। ठीक ना, तो ये विश्लेषण सारणी है। जब भी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल बोलेगा तो आपको वहां पर एक विश्लेषण सारणी भी बनानी होगी। तो ये विश्लेषण सारणी इसका एक फॉर्मेट है। देखिएगा, निर्गमन, आवेदन, आवंटन, मतलब आवेदन कितना हुआ, आवंटन कितना किया गया, आवेदन से कितनी राशि प्राप्त की गई, और देय राशि कितनी थी, मतलब जितना आवंटन किया गया उसी के हिसाब से पैसा प्राप्त करना चाहिए था, यानी देय राशि कितनी थी, अधिक कितना हो गया, कितना ज्यादा प्राप्त कर लिया, और उसको क्या किया जाएगा, समायोजन क्या किया जाएगा। इश्यू, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू, सरप्लस एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं निर्गमन कितना किया जा रहा है। कंपनी 20,000 अंशों के लिए क्या कर रही है, प्रविवरण तैयार कर रही है। ठीक है, अब आवेदन कितना हो गया, 30,000। ठीक है, तो कंपनी आवंटन कितना कर सकती है, 20,000 ही कर सकती है। 20,000 निर्गमन के लिए उसने आमंत्रित किया है, 20,000 आवंटित कर सकती है, 30,000 आवंटन नहीं कर सकती, क्योंकि उसने निर्गमन कितने के लिए बोला है, 20,000 के लिए बोला है। तो उसने क्या किया, 30,000 आवेदन के लिए 20,000 आवंटन कर दिया। ठीक है, अब लोगों ने आवेदन जितना किया था उस पर पैसा भेजा होगा 60,000 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से, जबकि उनको आवंटन इतना किया गया 2 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये प्राप्त होना चाहिए। ये देय है, मतलब इतनी राशि प्राप्त होनी चाहिए थी, 60,000 प्राप्त हो गया, 20,000 ज्यादा प्राप्त हो गया। क्या किया जाएगा, सवाल में हमको क्या, आवंटन पर इसको समायोजन किया जाएगा, मतलब कि 20,000 अंश उनको आवंटित कर दिए गए हैं। जब आवंटन का समय आएगा तो आवंटन पर 5 रुपये, क्योंकि आवंटन प्रीमियम सहित 5 रुपये है, 1,00,000 रुपये मांगा जाएगा। वहां पर क्या करेंगे, इस 20,000 को समायोजित होगा, मतलब कि ये लोग बोलेंगे कि पहले से 20,000 पड़ा है, तो 1,00,000 में से कंपनी क्या करेगी, 20,000 को पहले समायोजित करके फिर बताएगी कि हाँ ठीक है 80,000 रुपये दीजिए, तो 80,000 रुपये लोग देंगे। तो हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे, अभी मैं बस ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको। तो ये एनालिसिस टेबल था, एनालिसिस टेबल हमने देखा इसका। आप देखेंगे 20,000 क्या है, 20,000 अधिक क्या है, इसको क्या किया जाएगा, आवंटन पर एडजस्ट किया जाएगा। तो आवंटन का जब प्रविष्टि देखेंगे तो वहां पर एक एडजस्टमेंट एंट्री हमको देखने को प्राप्त होगी। ठीक है, तो आइए अब हम इसके सवाल को हल करते हैं। तो पहला आवेदन की 2 प्रविष्टियां होंगी। आवेदन की 2 प्रविष्टियां, पहले राशि प्राप्त करने की, फिर उसके बाद उसको पूंजी खाते में अंतरित करने की। तो पहले राशि प्राप्त करेंगे, पैसा प्राप्त होगा, किससे प्राप्त होगा, आवेदन से प्राप्त होगा। बैंक में पैसा आएगा, बैंक डेबिट और आवेदन क्रेडिट। जब भी कोई संपत्ति बनती है तो डेबिट होता है, यहाँ पास रोकड़ बन रहा है, हमारे पास संपत्ति, बैंक कंपनी के पास संपत्ति आ रही है। ठीक ना, तो क्या करेगी, बैंक को डेबिट करके आवेदन को क्रेडिट करेगी। बैंक खाता डेबिट, समता अंश आवेदन खाता से। बैंक खाता डेबिट, समता अंश आवेदन खाता से 30,000 आवेदनों पर 2 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका नरेशन लिखेंगे, 30,000 आवेदनों पर 2 रुपए प्रति आवेदन राशि प्राप्त कर ली। ठीक है, अब उसके बाद हम राशि प्राप्त करने के पश्चात हम पूंजी की प्रविष्टि करेंगे, यानी पूंजी में अंतरित करने की प्रविष्टि करेंगे। यहाँ पर आवेदन को हमने डेबिट क्रेडिट किया है, अब डेबिट करके उसको क्लोज करेंगे। समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से। तो 20,000 अंशों को ही निर्गमित किया जा रहा है, यानी आवंटन किया जा रहा है। तो 20,000 अंशों पर ही हमारी पूंजी बनेगी, जितना हम निर्गमन करते हैं उसी पर पूंजी बनती है। तो 20,000 अंश निर्गमित किए जा रहे हैं और अंकित मूल्य जो है वो 2 रुपए का है। ठीक है, तो 2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपये होता है। 40,000 रुपये पूंजी खाते में अंतरित कर दी जाएगी। आवेदन को क्लोज करके पूंजी खाते को क्रेडिट करके खोला जाएगा। समता अंश आवेदन खाता
डेबिट समता अंश पूंजी खाता से, ठीक ना, 20,000 अंशों पर 2 रुपये प्रति आवेदन राशि पूंजी खाते में अंतरित। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आवेदन तो आपने क्रिएट किया 60,000 से, मगर जब आवेदन को आप क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ऐसे ही खोला जाता है, यानी कि समझने के लिए बस आवेदन खाते को यहाँ पर खोला जाता है। हमारी मेन प्रविष्टि क्या है, पैसा आया पूंजी के रूप में, ये हमारी मेन प्रविष्टि है। तो आवेदन एक बार क्रिएट करके ओपन किए, फिर डेबिट करके इसको क्लोज करेंगे। तो देखेंगे क्रिएट करके आपने ओपन कितने से किया, 60,000 से, मगर डेबिट करके क्लोज कितने से कर रहे हैं, 40,000 से। 20,000 का डिफरेंस बता रहा है, अभी भी इसमें क्रेडिट 20,000 बता रहा है। ये कौन सी राशि है, ये आधिक्य की राशि है, मतलब जो राशि ज्यादा प्राप्त हो गई वो राशि इसी में अभी हम पड़े रहने देंगे, मतलब क्रिएट करके इसको चालू रहने देंगे। इसको क्लोज कब करेंगे, क्योंकि आवंटन में हमको इसको समायोजन करना है, तो हम आवंटन का जब प्रविष्टि करेंगे तो वहां पर जाकर ये जो आवेदन क्रिएट होकर चालू है इसको डेबिट करके वहां क्लोज किया जाएगा। तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और एडजस्टमेंट हमको करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन और एडजस्टमेंट हमको करना है, तो हम क्या करते हैं, जो आधिक्य की राशि है उसको आवेदन में क्रिएट करके चालू ही रहने देते हैं। क्लोज कब करते हैं, जब उसको एडजस्ट किया जाता है, जहां पर भी उसका समायोजन किया जाता है वहां पर जाके आवेदन को डेबिट कर दिया जाता है। हम देखेंगे आगे चल के इसकी प्रविष्टि को, ठीक है। तो ये हमारा था आवेदन की प्रविष्टियां, ठीक है। आवेदन की ये प्रविष्टि थी। आप इसके कैलकुलेशन को थोड़ा सा, हम आवेदन के कैलकुलेशन को भी देख लेते हैं, साथ साथ में हम कैलकुलेशन भी देखते चलेंगे। तो ये हमारा आवेदन है। आवेदन में कितनी राशि प्राप्त की गई, तो 30,000 आवेदन आए, 2 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए प्राप्त किया गया। अब आधिक्य को भी देख लेते हैं। आधिक्य कितना है, 30,000 आवेदनों पर 2 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए प्राप्त हो गया। जबकि निर्गमन कितना किया जा रहा है, निर्गमन तो 20,000 कर रहे हैं, लोगों को आवंटन कितना करना है, 20,000 ही अंश दे रहे हैं। तो 2 रुपए के हिसाब से कितना होना चाहिए था, 40,000 रुपए उनसे प्राप्त होना चाहिए था, मगर आवेदन के रूप में आपने 60,000 प्राप्त कर लिया, 20,000 ज्यादा राशि प्राप्त कर लिया आवेदन की। क्या किया जाएगा, इसको समायोजन किया जाएगा। कहाँ पर, आवंटन में समायोजन किया जाएगा। जब आवंटन हम राशि प्राप्त करेंगे तो वहां पर 20,000 रुपए कम प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आवेदन का कैलकुलेशन था। पहले आवेदन को राशि प्राप्त की पूरा 30,000 आवेदनों पर, फिर उसके बाद पूंजी खाते में हस्तांतरित किया, मगर हस्तांतरित कितने से करेंगे, बस 20,000 अंशों पर करेंगे, क्योंकि इतना ही हम निर्गमन, कंपनी इतना ही निर्गमन कर रही है। तो ये हमारा था आवेदन की प्रविष्टि। अब हम चलते हैं आवंटन में। तो आवंटन को थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि आवंटन में आखिर में क्या क्या हो रहा है। तो आवंटन को थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। सवाल में क्या बोला गया, आवंटन में क्या हो रहा है, एक तो समायोजन हो रहा है, ठीक है, समायोजन भी देखेंगे। दूसरा, आवंटन में प्रीमियम की बात भी की गई है, क्योंकि यहाँ पर अंशों का निर्गमन जो है वो 3 रुपए प्रीमियम पे किया गया है, 3 रुपए प्रीमियम पे किया गया है। तो आवंटन में ही प्रीमियम की प्रविष्टि होगी। और तीसरा चीज, आवंटन में एक कॉल्स इन एरियर्स, मतलब कि अवशिष्ट याचना, एक व्यक्ति मोहित जो 400 अंशों को रखा हुआ है वो क्या कर रहा है, आवंटन की राशि नहीं दे रहा है। तो 3 चीज आ गई, एक तो समायोजन, दूसरा प्रीमियम, और तीसरा जो मोहित राशि नहीं दे रहा है आवंटन की, उसको भी हमको देखना पड़ेगा अवशिष्ट याचना के रूप में। तो प्रीमियम की प्रविष्टि कहाँ की जाती है, आवंटन में हमको प्रीमियम बोला है। तो जब आवंटन की पूंजी वाली प्रविष्टि होगी, मतलब देय वाली जब प्रविष्टि होगी, तो उसी के साथ हमको प्रीमियम को भी लिखना होगा, और प्रीमियम क्रेडिट होकर बनता है। देखेंगे आप यहाँ पर प्रीमियम को क्रेडिट किया गया। जब भी आप प्रीमियम को बनाएंगे तो प्रीमियम को क्रेडिट करके हम बनाएंगे, समाप्त उसको डेबिट करके करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम दायित्व है, कंपनी के ऊपर दायित्व है, किसके प्रति, मालिक के प्रति। मालिक, क्योंकि ये प्रीमियम जो होता है वो मालिक का होता है, तो कंपनी बताती है कि ये मेरा दायित्व है, और दायित्व हमेशा क्रेडिट होकर बनता है, ठीक है। तो हम अब देखते हैं आवंटन का, पहले दे वाली प्रविष्टि, मतलब प्राप्य वाली। समय आ गया है, कंपनी बता रही समय आ गया है, पैसा प्राप्त होगा, पहले वो पूंजी को बना लेती है, पैसा प्राप्त करने से पहले ही पूंजी बना लेती है, देखिएगा। तो ये दे वाली प्रविष्टि है, पहले पूंजी बनाएगी फिर पैसा प्राप्त करेगी। आवेदन में क्या हुआ था, पहले पैसा प्राप्त की थी फिर पूंजी बनाई थी, मगर जब आवंटन में हम पहुंचते हैं तो जस्ट क्या करने लगते हैं, हम इसका उल्टा, यानी पहले पूंजी बनाते हैं फिर राशि प्राप्त करते हैं। प्रथम याचना भी वही होगा, पूंजी बनाएंगे फिर राशि प्राप्त करेंगे। द्वितीय याचना में वैसे होगा, पहले पूंजी बनाएंगे फिर राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो चलते हैं। तो लिखा है समता अंश आवंटन खाता डेबिट, आवंटन डेबिट करके पूंजी क्रेडिट किया जाता है। देखेंगे आप यहाँ आवेदन डेबिट करके पूंजी क्रेडिट किया गया है, पूंजी खाते में अंतरित किया, उसी तरह यहाँ भी होगा, आवंटन डेबिट पूंजी खाता क्रेडिट किया जाएगा।
और उसी के नीचे एक प्रीमियम खाते को भी खोल दिया जाएगा। समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से और प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता से। ठीक है, अब देखेंगे 20,000 अंशों पर 5 रुपए, आवंटन 5 रुपए का है, 1,00,000 रुपए होता है, कंपनी बताएगी 1,00,000 रुपए प्राप्त होगा। इसमें से 2 रुपए क्या है, इसमें से 2 रुपए अंकित मूल्य का है जो पूंजी में जाएगी। प्रीमियम जो है वो पूंजी में नहीं जाएगा, जो अंकित मूल्य है वही केवल पूंजी में जाएगा। तो 20,000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए हमारा अंश पूंजी में जाएगा, और 3 रुपए जो है वो प्रीमियम की है। 20,000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए हमारा जो है वो प्रीमियम में जाएगा। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 1,00,000 रुपए होता है, इधर क्रेडिट 1,00,000 और इधर भी डेबिट भी 1,00,000। ये हमारी देय वाली प्रविष्टि होगी। 20,000 अंशों पर 2 रुपए प्रति अंश आवंटन एवं 3 रुपए प्रति अंश प्रीमियम राशि प्राप्य होने पर। ये हमने प्राप्य की प्रविष्टि कर ली। अब राशि प्राप्त करेंगे, तो राशि प्राप्त करने से पहले थोड़ा सा हम इसके कैलकुलेशन को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ तो एक चीज समायोजन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा यहाँ पास अवशिष्ट याचना भी आ रहा है, और प्रीमियम का तो हमने उसका प्रविष्टि कर लिया है। ठीक है, प्रीमियम का आपको ध्यान देना है, जब भी देय वाली प्रविष्टि होगी वहां पास क्रेडिट किया जाता है। अवशिष्ट याचना के बारे में भी ध्यान देना है। अवशिष्ट याचना आवंटन में कह रहा है, यहाँ पास आवंटन में भी अवशिष्ट याचना है, तो अवशिष्ट याचना की कहाँ प्रविष्टि होगी, आवंटन की जो प्राप्त मतलब पैसा प्राप्त करने वाली जो प्रविष्टि की उसमें अवशिष्ट याचना को देखा जाएगा। ठीक है, और तीसरा चीज जो समायोजन है वो भी जब राशि प्राप्त की जाएगी तो उस समायोजन को भी इसी राशि प्राप्त करने वाले में समायोजित किया जाएगा। तो आइए अब हम इसके थोड़ा सा कैलकुलेशन को देखते हैं। तो ये हमारा आवंटन का कैलकुलेशन है, ये देखिएगा तीसरा नंबर का कैलकुलेशन है। आवंटन पर प्राप्त राशि मतलब कि आवंटन पर कितनी राशि प्राप्त की। अभी तो हमने पूंजी वाली देख ली कि कंपनी ने बता दिया कितना पैसा प्राप्त होगा, उसने बता दिया कि मेरी पूंजी इतनी से बन रही है और इतना पैसा मुझको प्राप्त होगा। अब जरूरी नहीं कि उतना पैसा प्राप्त होगा, सवाल बोल रहा है कि मोहित एक व्यक्ति है जो आवंटन का पैसा नहीं दे रहा है, तो हमको वहां पर गणना करना पड़ेगा कितना राशि प्राप्त हो रहा है। तो देखते हैं, ठीक ना। आवंटन राशि प्राप्त, तो 20,000 अंशों पर 5 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, 1,00,000 रुपए प्राप्त करना चाहिए। अब उसमें से क्या होगा, 20,000 रुपए जो पहले से समायोजन के रूप में पड़ा हुआ है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और तीसरा चीज क्या होगा कि जो 400 अंश मोहित रखा है वो क्या करेगा, वो भी पैसा नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा हमको मोहित को गणना करना पड़ेगा, क्योंकि मोहित ने 400 के लिए 400 तो उसको आवंटन किया गया है। अब मोहित ने कितना मांगा था ये हमको गणना करना पड़ेगा, क्योंकि समायोजन हो रहा है यहाँ पर। इस 20,000 में क्या है कि इस मोहित का भी कुछ पैसा जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि 30,000 आवेदन आ गए हैं, तो वो ज्यादा जो आवेदन आ गए उसमें मोहित भी तो ज्यादा किया होगा आवेदन। समानुपात में क्या किया गया है, दिया गया है, तो समानुपात में जब दिया गया होगा तो मोहित को भी कम कर दिया होगा, 3 के बदले 2 कर दिया, उसने भी 3 मांगा होगा, उसको भी 2 दे दिया। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा मोहित का गणना करना पड़ा, क्योंकि उसका भी कुछ पैसा एडवांस में है। वो जो एडवांस पैसा उसका है उसको हमको पहले क्या करना होगा, समायोजन करना होगा, उसके पश्चात देखना होगा कि कितना पैसा उसका बनता है जो वो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन, इसको करने से पहले हम इसको गणना करने से पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कि मोहित का कितना पैसा आधिक्य है। तो आप देखेंगे मोहित के विषय में हम निकाल रहे हैं। अनुपातिक में क्या किया गया, आवंटन किया गया, 30 के बदले 20 दिया गया, 30 के बदले 20 दिया गया, मतलब 3 के बदले 2 रेशियो बैठता है, 3 के बदले 2। अब हमको ये आवंटन का है और ये आवेदन का, ये जो ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, ये हमारा आवेदन का है, ये आवंटन का है। तो आवंटन को तो हमको मालूम है मोहित का कि 400 उसको आवंटित किए गए। अब उसने मांगा कितना ये नहीं मालूम, तो एक्स कर देंगे। अब अनुपात बनाएंगे, 3:x समानुपात 2:400। इससे हमको x निकल कर आएगा, मतलब कि मोहित को कितना आवेदन किया था मोहित का वो निकल कर आएगा। ठीक है, x का मान, x किसके बदले है, इसके आवेदन, मोहित के आवेदन को निकालने के लिए ये रखा गया है। तो आप देखेंगे त्रिक गुणा करेंगे इसका इससे और इसका इससे, तो 2x बराबर 3 गुणित 400, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, 2x बराबर 3 गुणित 400। अब क्या होगा, पक्षांतरण होगा, क्योंकि ये यहाँ पर चर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर पक्ष इसका बदलेंगे, तो x बराबर 3 गुणित 400 बटे 2। तो
यहाँ पर करेंगे 1200 और 2 से भाग देंगे तो 600, यानी कि 600 के लिए उसने आवेदन किया था। अब 600 के लिए आवेदन किया था तो इसने केवल आवेदन की राशि दी है, बाकी तो आवंटन से ये पैसा दे ही नहीं रहा है। तो आवेदन पर इसने 1200 रुपये दे दिया, जबकि इसको 400 अंश आवंटित किए गए तो 2 रुपये के हिसाब से होता 800 रुपये इसका। यानी आवेदन पर इसने 1200 रुपये दे दिया, मगर इसको आवंटन कितना किया गया, इसको आवंटन तो 400 किया गया है। तो 2 रुपये आवेदन के हिसाब से इससे लेना कितना था, 800 रुपये लेना था, मगर 1200 रुपये प्राप्त हो गया। तो इसका 400 रुपये अधिक है। अब इस 400 रुपये को क्या किया जाएगा, जब आवंटन आएगा तब आवंटन के समय मोहित का जितना भी होता है उससे 400 रुपये कम कर देंगे। तो अब आवंटन आ गया, आपको समझ आ रहा है, ये 400 रुपये उसका अधिक है, इसको ध्यान रखिए, ये 400 रुपये उसका क्या है, अधिक है। कंपनी जब आवंटन आएगा तो इससे 400 रुपये कम लेगी। तो अब आता है आवंटन, ठीक ना। आवंटन जब आएगा तो 1 लाख रुपए प्राप्त करना है, उस पर मोहित जो पैसा नहीं दे रहा है, कंपनी 5 रुपए के हिसाब से जब उससे पैसा मांगती है 2000 रुपए, तो बोलता है कि 400 रुपये तो पहले से पड़ा हो, तो 400 रुपये कम कर देती, बोलती 1600 रुपये दीजिए। तो 1600 रुपये ये नहीं दे रहा है, अवशिष्ट याचना 1600 रुपये नहीं दे रहा है, ठीक ना। तो कंपनी को इसको छोड़ने, इसका जो रकम उसको छोड़ने के पश्चात बनता है 98,400 रुपये। अब 98,400 रुपये लोगों से मांगते तो लोग कहते हैं कि 20,000 रुपये तो पहले से पड़ा हुआ है, तो 20,000 रुपये काट कर पूरा राशि प्राप्त करेगा 78,400 रुपये, ठीक है। 78,400 रुपये समायोजन में हम आवंटन में प्राप्त होगा। इस 78,400 से हम बैंक खाते को दिखाएंगे, अवशिष्ट 1600 रुपये दिखाएंगे, और ये समायोजन के जब करेंगे तो 20,000 रुपये से जो अधिक के पड़ा हुआ उससे दिखाया जाएगा। तो हम अब इसके प्रविष्टि को देखते हैं। तो देखिएगा, ठीक ना, ये हमारा आवंटन, ठीक ना, और ये राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि, आवंटन की राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि है ये। बैंक खाता डेबिट, पैसा प्राप्त होगा, बैंक में पैसा आएगा, संपत्ति आ रही है, डेबिट होकर बनेगी, ठीक ना। बैंक खाता डेबिट, और हमारी ये आवंटन जो है हमने कितने से डेबिट करके रखा हुआ, 1 लाख से आवंटन को क्रेडिट कर देंगे, ठीक ना। 1 लाख से हम पूरा क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, देखेंगे आप, मैंने क्रेडिट 98,400 से किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, वो 1600 रुपये जो है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि याचना के विषय में मैंने बताया था, अवशिष्ट याचना खाता आप खोल भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी खोल सकते हैं। यदि अवशिष्ट याचना खाता खोलेंगे आप, तो अवशिष्ट याचना खाते को आपको यहाँ पर डेबिट करना होगा। अवशिष्ट याचना खाता डेबिट करके यहाँ पर 1600 रुपये आप लिखेंगे, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, 1 लाख लिखाने लगेगा। तो अवशिष्ट याचना खाते को चाहे तो आप खोल भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी खोल सकते हैं। हमने नहीं खोला हुआ है, क्या करेंगे हम उसको सीधे जाकर हम क्या करेंगे, जब हरण आएगा तो हरण में वहां पर ये जो आवंटन यहाँ पर डेबिट करके 1600 रुपये से चालू रह जाएगा, उसको वहां पर हरण में क्रेडिट करके बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही किया जाता है। आप चाहे तो अवशिष्ट याचना खाता खोल भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी खोल सकते हैं। जितना भी राशि नहीं प्राप्त हो रहा है आपको, आप क्या कीजिए, उसको आवंटन में ही खुला रहने दीजिए। अभी 1600 रुपये नहीं प्राप्त हो रहा है, हमने क्या किया, आवंटन को पूरा क्लोज नहीं किया, 1600 से अभी भी यहाँ पर डेबिट करके उसको चालू ही रहने दिया, ठीक है। तो देखेंगे, बैंक खाता डेबिट और समता अंश आवंटन खाता से 98,400, 1 लाख में जब 1600 रुपये घटाएंगे तो आप 98,400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो राशि कितनी प्राप्त की, 78,400 ही प्राप्त की, और आप बंद कितने से कर रहे हैं, आवंटन को 98,400 से। 20,000 का डिफरेंस बता रहा है। ये 20,000 का डिफरेंस क्यों बता रहा है, वो आवेदन का अधिक के जो है उसके लिए बता रहा है, क्योंकि वो राशि तो प्राप्त ही नहीं हो, पहले से पैसा पड़ा हुआ है, वो उसका पैसा दोबारा थोड़ी देंगे कोई लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, आवेदन पहले बताया था मैंने, आवेदन वहां पर देखेंगे आप 20,000 से डेबिट होकर चालू था। आवेदन जो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स्ट्रा जो 20,000 से वो डेबिट क्रेडिट होकर चालू था, आज क्या करेंगे, उसको डेबिट करके क्लोज कर देंगे। समायोजन कर रहे हैं, समता अंश आवेदन खाता डेबिट 20,000 रुपये। तो यहाँ पास हमारा आवेदन जो है वो पूरा 60,000 से बंद हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पास 20,000 और यहाँ पास 40,000, 40 और 20 दोनों मिलाकर 60,000 बन जाता है। आवेदन हमारा पूरा बंद हो गया, यानी कि हमने समायोजन पूरा कर दिया है। अधिक की जो राशि थी उसका हमने समायोजन कर दिया, अब कुछ भी समायोजन करने के लिए नहीं है। कंपनी अब पूरा पैसा लोगों से मांगेगी और सभी से पैसा प्राप्त करेगी सवाल के अनुसार, जैसा भी हमको बोलेगा, ठीक है। तो हमने ये आवंटन तक पूरी प्रविष्टियों को देखा, पूंजी में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि और राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि। अब हम चलते हैं प्रथम याचना में। तो प्रथम याचना में भी हमको इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा रिकॉल करना होगा। प्रथम याचना में क्या बोल रहा है, प्रथम याचना में क्या हो रहा है कि पहले एक मोहित व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था, वो आवंटन की प्रविष्टि नहीं, आवंटन की राशि नहीं दिया और प्रथम याचना की भी राशि नहीं दिया। तो अभी तो हम प्रथम याचना में हैं,
तो प्रथम याचना की जो मोहित है वो प्रथम याचना की भी राशि नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हमको उसके अवशिष्ट याचना को भी देखना होगा। नहीं दे रहा राशि तो अवशिष्ट याचना। अब मोहित तो नहीं दे रहा था, ठीक है, दूसरा एक व्यक्ति और आ गया जॉली। एक व्यक्ति और आ गया जॉली, जो क्या कर रहा है, दोनों याचनाओं का पैसा नहीं दे रहा है, मतलब प्रथम याचना और द्वितीय याचना दोनों का पैसा नहीं दे रहा है। तो प्रथम याचना का वो भी पैसा नहीं दे रहा है, तो प्रथम याचना में उसकी भी राशि का अवशिष्ट याचना हो रहा है, मतलब दोनों का मिलाकर अवशिष्ट हो रहा है। दोनों का मिलाकर अवशिष्ट हो रहा है, तो हमको दोनों की अवशिष्ट को देखना पड़ेगा। तो पहले कंपनी क्या करेगी, पहले पूंजी मंगाएगी। पहले तो मंगाती है वो कि भाई आप लोग पैसा दे दीजिए, तो पहले पूंजी बनाती है, फिर लोग पैसा देते हैं। तब जब पैसा देते हैं तब उसको पता चलता है कि इन लोगों ने पैसा नहीं दिया, क्योंकि अभी तो वो केवल पूंजी बना रही है, लोगों से वो क्या कर रही है, बोलती दे समय आ गया पैसा दीजिए। तो इसको अभी तो मालूम नहीं था, जब पूंजी बनाई तब उसको मालूम नहीं था कि कौन कौन लोग पैसा दे नहीं देगा। जब पैसा उसको प्राप्त होता है तब पता चलता है कि फलाना व्यक्ति पैसा नहीं दिया। तब इसीलिए अवशिष्ट याचना की जो प्रविष्टि होती है वो जब हम राशि प्राप्त करते हैं तब उसकी की जाती है। यहाँ पर उसकी प्रविष्टि नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर तो पता ही नहीं होता। और प्रीमियम के बारे में मैंने क्या बताया था, प्रीमियम तो कंपनी को पहले से पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने अंशों को बढ़ाकर बेच रहा हूँ। तो जब अंशों को मैं बढ़ाकर बेच रहा हूँ तो जहां पर भी वो लेना चाहेगी उसको दे वाली प्रविष्टि में ही क्या करती है, पूंजी को क्रेडिट कर देती है। मतलब पहले ही बता देती है कि पूंजी ये प्रीमियम की राशि मुझको प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रथम याचना में। तो पहले प्रथम याचना को डेबिट करेंगे और पूंजी को बनाएंगे। समता अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से। समता अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से। ठीक ना, 20,000 के लिए निर्गमन किए गए हैं। 30 रुपए के 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए होता है। कंपनी बताएगी 60,000 रुपए प्राप्त होगा। 20,000 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश प्रथम याचना राशि प्राप्य होने पर, मतलब समय आने पर। अब राशि प्राप्त करिए, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन हमको देखना पड़ेगा। ठीक ना, सभी का मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ, तो बारी बारी मैं आपको कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ, ठीक है, आप इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखेंगे। अब हम आते हैं प्रथम याचना में कितनी राशि प्राप्त होगी। तो आप देखेंगे कि 20,000 निर्गमन किए गए, 20,000 अंश 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए होता है। कंपनी 60,000 रुपए मांगेगी। ठीक है, 60,000 रुपए मांगेगी तो दो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहे, एक तो मोहित और दूसरा जॉली। ठीक है, तो आप देखेंगे अब यहाँ पास जो आवंटन में जिस तरह का मैंने किया था, मतलब कि वहां पास मैंने देखा था कि कोई एक्स्ट्रा पैसा, इसका अधिक के पैसा तो नहीं बचा हुआ था। ठीक ना, तो इसमें तो आवंटन में तो क्या होता, समायोजन आ रहा था, इसलिए इसका अधिक का पैसा बचा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पास इस तरह करके निकाला था, उसका 1,600 रुपये निकला था। मगर यहाँ पास कुछ वैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि समायोजन तो सभी कुछ हो गया, मतलब कि जितने भी अधिक की राशि थी वो पूरा समायोजित कर दी गई है। अब कोई अधिक की राशि नहीं बची हुई, यानी अब कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचा हुआ है कि लोग ज्यादा पैसा दिए वो पैसा बचा हो कंपनी के पास, उसने तो पूरा समायोजन कर दिया है। अब जब समायोजन पूरा कर दिया तो वो पूरा पैसा मांगेगी, सभी से बोलेगी पैसा दीजिए। अब किसी का एडवांस नहीं बचा हुआ है तो लोग क्या करेंगे, अपना अपना हिस्से का राशि देंगे। तो यहाँ पास जब पैसा मांग रही है 60,000 रुपए, तो उसमें क्या हो रहा है, दो व्यक्ति मोहित और दूसरा जॉली। मोहित जिसको 400 अंश आवंटित किए गए और जॉली जिसको 600 अंश आवंटित किए, दोनों का मिलाकर 1,000 अंश हो जाता है। दोनों का मिलाकर मैंने एक साथ लिख दिया है। दोनों अब क्या हो रहा है, दोनों ही पैसा नहीं देंगे, तो दोनों का एक साथ मिलाकर 1,000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से वो लोग 3,000 रुपए दोनों मिलाकर नहीं दे रहे हैं, तो कंपनी को 3,000 रुपए कम प्राप्त होगा। 57,000 रुपए 57,000 रुपीज प्राप्त होगा। जहां पर 60,000 प्राप्त होना चाहिए था वहां पर 3,000 रुपए कम प्राप्त होगा। अवशिष्ट याचना, ठीक है, 57,000 रुपए प्राप्त होगा। 57,000 से कंपनी बैंक को दर्शाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं इस प्रविष्टि में। इस प्रविष्टि में कोई समायोजन नहीं था, इसलिए हमको इस तरह का नहीं देखना पड़ा। सिंपल सा हमारा कैलकुलेशन था। ठीक है, तो हम देखते हैं बैंक खाता डेबिट, पैसा आएगा बैंक खाता डेबिट। जहां पास 20,000 अंशों के लिए पैसा आना चाहिए था वहां पास क्या हुआ, 1,000 अंशों पर तो पैसा ही नहीं प्राप्त हुआ, तो कितने पर पैसा आएंगे, 19,000 अंशों पर पैसा प्राप्त होगा। 19,000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से 57,000 रुपए होता है। आप गुणा करके देखिएगा 57,000 आएगा। 57,000 रुपए प्राप्त होगा। ठीक ना, बैंक में प्राप्त होगा। बैंक खाता डेबिट करेंगे और आपने क्या किया है, प्रथम याचना को यहाँ पर डेबिट करके चालू किया था समझने के लिए। अब इसको क्रिएट करके इसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो क्लोज करेंगे हम समता अंश प्रथम याचना खाता से। अब देखेंगे 60,000 से चालू किया था, डेबिट किया था, मगर यहाँ पर 57,000 से ही इसको क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 3,000 रुपए जो नहीं प्राप्त हुआ है अवशिष्ट याचना को हम क्या कर रहे हैं, प्रथम याचना में डेबिट करके चालू ही रहने दे रहे हैं। इसको कहाँ क्लोज करेंगे, जब हम इसकी हरण की प्रविष्टि करेंगे, क्योंकि ये जो
ये जो मोहित है उसके 300 अंशों को हरण कर लिया जा रहा है। इसी प्रथम याचना के बाद ही हरण करेंगे उसको, ठीक है। तो हम इसके बाद हम हरण की प्रविष्टि इसको देखेंगे, ठीक ना। तो ये हमने प्रथम याचना का पूंजी में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि देखी, फिर राशि प्राप्त करने की हमने प्रविष्टि देखी। 19,000 अंशों पर 3 रुपए प्रति प्रथम याचना राशि प्राप्त। अब सवाल क्या बोलता है, सवाल, क्योंकि हम प्रथम याचना के बाद कहाँ फंस जाते हैं, द्वितीय याचना में जाते हैं। मगर सवाल ने क्या कह दिया, सवाल ने कहा कि प्रथम याचना के बाद क्या किया जाएगा, प्रथम याचना के पश्चात जो मोहित था उसके अंशों को हरण कर ले। मतलब द्वितीय याचना तक उससे पैसा नहीं मांगना चाह रही कि अब इससे पैसा नहीं मांगा जाएगा, हम अपनी इस जो पूंजी जो होती है इसके राशि से नहीं बनाएंगे, मतलब इसके अंशों को समाप्त करना चाहिए। तो प्रथम याचना के बाद ही वो समाप्त करते हैं। तो प्रथम याचना के बाद हम इसको समाप्त करने की प्रविष्टि देखेंगे। तो जब हरण करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, पूंजी अभी तक क्रेडिट होते आ रही थी, पूंजी अभी तक इसके भी राशि से क्रेडिट होते आ रही थी, अब डेबिट करके उसको बंद कर दिया जिसके अंशों को हरण किया जाता है। तो पूंजी डेबिट करते हैं, ठीक ना, पूंजी डेबिट करते हैं और जो राशि प्राप्त हो जाती है जिनके अंशों को हरण किया जा रहा है उस पर यदि कुछ राशि प्राप्त होगी, क्योंकि इसने आवेदन का पैसा दिया है तो इसका आवेदन का पैसा जो है वो क्या किया जाएगा, हरण में डाल दिया जाएगा। और बाकी जो पैसा इसने नहीं दिया है, आप देखेंगे आवंटन में डेबिट होकर चालू है, प्रथम याचना में यहाँ पर 3,000 डेबिट होकर चालू है, तो यहाँ पर आकर उसको क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके कैलकुलेशन को हम देखेंगे। तो अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इसके कैलकुलेशन को हमको देखना होगा। तो आप देखिएगा कि ये जो मोहित है उसने आवंटन का पैसा नहीं दिया, उसने क्या किया, आवंटन का पैसा नहीं दिया। अब जब ये आवंटन का पैसा नहीं दे रहा है, आवंटन का पैसा नहीं दे रहा है, तो आवंटन के समय क्या हुआ था, आवंटन के समय प्रीमियम की भी बात कही गई थी। किसकी बात कही गई थी, प्रीमियम की बात कही गई थी। और प्रीमियम के विषय में मैंने बताया है, जब जिसके अंशों को हरण किया जा रहा है यदि उसने प्रीमियम की राशि नहीं दी, जिसके अंशों को हरण किया जा रहा है, हमको देखना होता है कहीं ये निर्गमन प्रीमियम पे तो नहीं है, तो हाँ ये सवाल प्रीमियम वाला है। तो जिसके अंशों को हरण किया जा रहा है, मोहित जिसके अंशों को हरण, केवल मोहित के विषय में हम देखेंगे, जॉली का नहीं देखेंगे। जॉली तो कहाँ हरण होगा, द्वितीय याचना में जॉली का हरण होगा, ठीक ना, द्वितीय याचना में जॉली के अंशों को हरण किया जाएगा। अभी हम मोहित को केवल प्रथम याचना के बाद मोहित का ही अंशों को हरण किया जा रहा है। तो मोहित जिसके अंशों को हरण किया जा रहा है, अब ये सवाल जो है वो प्रीमियम वाला है, क्या उसने प्रीमियम की राशि दी, तो नहीं दी। सवाल में आप देखेंगे प्रीमियम कहाँ पर लिया जा रहा है, आवंटन में लिया जा रहा है। तो जब ये आवंटन का पैसा नहीं दे रहा है, इसका मतलब प्रीमियम का भी पैसा इसने नहीं दिया। इसको 400 अंश आवंटित किए गए थे, प्रीमियम 300 रुपए के हिसाब से, इसने 1200 रुपए प्रीमियम का नहीं दिया। तो जब 1200 रुपए प्रीमियम का नहीं दिया तो क्या किया जाएगा, जब हम हरण की प्रविष्टि करते हैं तो हरण की प्रविष्टि में क्या करेंगे, प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे, क्योंकि प्रीमियम क्रेडिट होकर चालू था। आप जब आवंटन में गए होंगे तो वहां पर क्या किया हमने, प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया, मतलब बताया कि प्रीमियम का भी पैसा प्राप्त होगा। मगर ये व्यक्ति तो प्रीमियम का 1200 रुपये दिया ही नहीं, जब नहीं दिया तो प्रीमियम क्रेडिट होकर 1200 रुपये से चालू रह गया। भाई प्राप्त हो जाता तो ठीक है, नहीं प्राप्त हुआ तो 1200 रुपये प्रीमियम में तो दिखा रहा है कि 1200 रुपये इसका प्राप्त होगा, मगर इसने तो दिया ही नहीं। तो क्या होगा, प्रीमियम को अब डेबिट करके क्लोज करना होगा। कहाँ पास, हरण की प्रविष्टि में। जब हम पूंजी के नीचे क्या करेंगे, पूंजी के नीचे इस प्रीमियम को भी डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये 1200 रुपये से, ठीक। और दूसरा चीज, हम कहाँ तक गए हैं, मोहित के लिए कहाँ तक गए हैं, केवल प्रथम याचना तक ही गए हैं। मोहित के लिए हम प्रथम याचना तक गए हैं। आवेदन 2 रुपए का, आवंटन 2 रुपए का, प्रीमियम मत लीजिए क्योंकि प्रीमियम का तो हम अलग से, यहाँ पर केवल अंकित मूल्य भी लेंगे, ठीक ना। प्रीमियम का तो हम अलग से प्रविष्टि देखेंगे क्रेडिट करके, डेबिट करके नीचे में उसके। तो आवेदन 2 रुपए का, आवंटन 2 रुपए का और प्रथम याचना 3 रुपए का, पूरा मिलाकर हम उसकी पूंजी कहाँ तक बनाए, 7 रुपए तक बनाए। क्योंकि आवेदन से इसकी पूंजी बनी। आप देखेंगे जब हमने प्रविष्टि को जब किया तो यहाँ पर आवेदन में जब आवेदन का पैसा जब पूंजी में हस्तांतरित किया तो यहाँ पर क्या होगा, रोहित का यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, मोहित का यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम आवंटन में आए तो यहाँ पर भी पूंजी बनी उसकी राशि से, मोहित इसमें भी जुड़ा हुआ है।
जब हम प्रथम याचना में आए तो वहां पर भी हमने पूंजी बनाया इसकी राशि से, मगर द्वितीय याचना में तो हम अभी पहुंचे नहीं। द्वितीय याचना से पहले हमने क्या कर दिया, हरण कर दिया इसके अंशों का। तो द्वितीय याचना की पूंजी इसकी राशि से नहीं बनी। तो हम कहाँ तक पहुंचे, यानी कि आवेदन, आवंटन और प्रथम याचना। आवेदन 2 रुपए का, आवंटन 2 रुपए का और प्रथम याचना 3 रुपए का। 7 रुपए तक ही हम पहुंचे, अंकित मूल्य के 7 रुपए तक ही पहुंचे। 3 रुपए का तो अभी हमने प्रविष्टि किया ही नहीं है। तो इसकी पूंजी जो है, जितना तक हम जाते हैं वहीं तक ही इसकी पूंजी बनाई जाती है। पूंजी जो बनती है उतने से इसकी पूंजी समाप्त की जाती है। 7 रुपए तक इसकी पूंजी बनी है, तो 7 रुपए से क्या की जाएगी, इसको समाप्त की जाएगी। 400 अंशों पर 7 रुपए के हिसाब से 2800 रुपए जो इसकी पूंजी में क्रिएट हो गई है, आज डेबिट करके क्लोज कर देंगे। अब प्रीमियम की राशि नहीं प्राप्त की, डेबिट क्रेडिट होकर चालू है, डेबिट करके उसको भी क्लोज कर देंगे। प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता से डेबिट, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता डेबिट आप देखेंगे क्रेडिट करके वहां पर चालू किया था, आज डेबिट करके क्लोज कर रहे हैं। 400 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से 3 रुपए प्रीमियम का है, 1200 रुपए होता है। 1200 रुपए से इसको डेबिट कर दिया जाएगा। यानी दोनों चीजों को हमने इसके बंद कर दिया। अब ठीक है, पूंजी क्लोज हो गई, प्रीमियम भी क्लोज हो गया। अब जो राशि इसकी प्राप्त हो गई थी उसको क्या कीजिए, हरण में डाल दीजिए। अंश हरण खाता से आप देखेंगे केवल हम इसका आवेदन का राशि प्राप्त किया, आवंटन से ये पैसा दे ही नहीं रहा है। तो इसने कितने के लिए आवेदन किया था, इसने 600 अंशों के लिए आवेदन किया था। इसने क्या किया था, 600 अंशों के लिए आवेदन किया था। 2 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए इसने दे दिया था। 1200 रुपए पूरा जब्त कर लिया जाएगा। और कहाँ कहाँ पास इसकी राशि नहीं प्राप्त हुई, तो आवंटन पर 1600 रुपए, जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताया था, आवंटन पर 1600 रुपए नहीं प्राप्त हुआ। आवंटन पर वो 1600 रुपए नहीं प्राप्त हुआ, तो आवंटन का हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। जो क्रेडिट डेबिट होकर वहां चालू था, आज क्रेडिट करके उसको बंद कर दिया जाएगा। और दूसरा चीज, प्रथम याचना पर भी ये पैसा नहीं दे रहा है, तो प्रथम याचना का भी इसमें ये 60,000 में इसका जो हम डेबिट करके इसको चालू ही रहने दिए थे, आज क्रेडिट करके उसको बंद कर देंगे। अब थोड़ा सा इसका रकम निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप देखेंगे इसने 400 अंशों के लिए आवेदन किया 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि पूरा एडजस्टमेंट हो चुका है। 3 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए जो होता है प्रथम याचना का इसका होता है। तो इसको भी हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, जो डेबिट होकर यहाँ पर चालू है। ठीक है, तो ये इसके पूरे हरण की प्रविष्टि हो जाती है। 400 अंशों को हरण किया गया, किसके, मोहित के 400 अंशों को हरण किया गया। 7 रुपए तक ही हम आए थे, 7 रुपए से उसकी पूंजी बंद किए। 3 रुपए प्रीमियम का है, जो प्रीमियम की राशि नहीं प्राप्त हुई थी, क्रेडिट होकर चालू था, उसको भी डेबिट करके क्लोज किया। 600 अंशों के लिए इसने आवेदन किया था, 2 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए प्राप्त हो गया था, उसको हरण कर लिया। और बाकी का 1600 रुपए आवंटन पे इससे नहीं प्राप्त हुआ, कैलकुलेशन हमने देखा था। और प्रथम याचना का 3 रुपए के हिसाब से 400 अंशों पर इससे 1200 रुपए नहीं प्राप्त हुआ, तो उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। पूरा आप जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आता है, 4000। इधर का भी जोड़ 4000 आएगा। 400 अंशों को हरण किया गया। ठीक है, तो ये हमारा मोहित के हरण की प्रविष्टि हो गई। अब उसके बाद हम आते हैं द्वितीय याचना में। मोहित के अंशों को हरण कर लिया। अब सवाल हमको आगे भी बोल रहा है कि द्वितीय याचना बन रही है, और द्वितीय याचना में क्या हो रहा है, द्वितीय याचना में एक जॉली, ठीक है, जॉली जो है वो क्या कर रही है, 600 अंशों का, जॉली जो है उसको 600 अंशों का आवंटन किया गया था, उसने द्वितीय याचना का पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर द्वितीय याचना में भी अवशिष्ट याचना आ रहा है, किसके लिए, केवल जॉली के लिए। मोहित तो अब समाप्त हो चुका है, मोहित का अब वो मालिक नहीं है, वो तो समाप्त हो गया, उसके अंशों को जब्त कर लिया, कंपनी ने उसके अंशों को जब्त वापस ले लिया। अब केवल जॉली जो है वो क्या कर रही, जॉली जो है वो पैसा नहीं दे रहा है। तो पहले कंपनी क्या करेगी, पहले अपने पूंजी को बनाएगी, फिर उसके बाद जब राशि प्राप्त करेगी तब उसको पता चलेगा जॉली भी पैसा नहीं दे रहा है, तो वहां पर अवशिष्ट याचना हमको देखने को मिलेगा। तो पहले पूंजी बनाते हैं। अब देखेंगे आप कि जहां पर 20,000 अंशों के लिए प्रविष्टि होती थी, जब भी आप देखेंगे मैं पूंजी वाली प्रविष्टि कर रहा था, तो जितने अंश निर्गमित किए जा रहे थे उतने से मैं प्रविष्टि करता। मगर इसमें आप देखेंगे 20,000 हमने अंशों का निर्गमन किया है, मगर यहाँ पर कितने से पूंजी बन रही है, 19,600 अंशों पर ही पूंजी बन रही। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है कि पहले 20,000 अंश निर्गमित किए थे, उसमें से क्या हुआ, 400 अंशों को तो अब क्या जब्त कर लिया गया, तो अब इससे पैसा थोड़ी मांगा, इससे पूंजी थोड़ी बनाई जाएगी। अब कितने से पूंजी बनाई जाएगी, अब 19,600 अंशों से पूंजी बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो था वो समाप्त हो गया। ये क्या हो गया, ये समाप्त हो गया, इसका हरण कर लिया गया। अब इस पर राशि नहीं मांगी जाएगी, इसका फिर से पुनर्निर्गमन होगा, सवाल हमको बोल रहा है।
ठीक है, तो अब देखते हैं समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता डेबिट, द्वितीय याचना को डेबिट कर रही है और पूंजी बनाएगी। समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से 19,600 अंशों पे 3 रुपए के हिसाब से 58,800 रुपए होता है। आप गुणा करके देखेंगे, ठीक ना, 58,800 रुपए होगा। कंपनी बताएगी समय आ गया है द्वितीय याचना का, पैसा प्राप्त होगा 58,800 रुपए। 19,600 अंशों पर 3 रुपए, द्वितीय याचना 3 रुपए का, 3 रुपए के हिसाब से 58,800 रुपए प्राप्त होगा। आप देखेंगे इसका कैलकुलेशन, द्वितीय याचना का 19,600 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से 58,800 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसका राशि प्राप्त करने की हम प्रविष्टि करते हैं। राशि प्राप्त करेंगे कि कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम इसके राशि प्राप्त करने वाली प्रविष्टि देखेंगे कि राशि कितनी प्राप्त होगी। तो ये हमारा द्वितीय याचना की राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि, थोड़ा सा इसके कैलकुलेशन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जॉली याद रखना है आपको, जॉली जो 600 अंशों का आवंटन किया गया, 3 रुपए के हिसाब से राशि नहीं दे रही है। तो जहां पास 58,800 रुपए प्राप्त होना चाहिए, तो वहां पास जॉली पैसा नहीं देगी 1,800 रुपए। 600 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से जॉली पैसा नहीं दे रहा 1,800 रुपए। तो कितना पैसा प्राप्त होगा, 57,000 रुपए प्राप्त होगा। 57,000 से राशि प्राप्त होगी। इसी से हम बैंक को दिखाएंगे। तो अब हम आते हैं बैंक वाली प्रविष्टि में, नहीं राशि प्राप्त करने वाली प्रविष्टि में। तो बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट, ठीक ना, समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता से द्वितीय याचना को हमने डेबिट किया था, आज क्रेडिट करके उसको बंद कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे, ठीक ना, तो जहां पास हमको प्राप्त करना था 19,600 अंशों पर, वहां पास क्या हुआ, जॉली 600 अंशों पर पैसा नहीं दे रहा है। तो कितने अंशों पर पैसा प्राप्त होगा, 19,000 अंशों पर पैसा प्राप्त होगा। 3 रुपए के हिसाब से 57,000 रुपए होता है। 57,000 रुपए प्राप्त करेंगे और द्वितीय याचना को भी हम 57,000 से ही क्लोज करेंगे। जबकि डेबिट हमने कितने से किया था द्वितीय याचना को, द्वितीय याचना को हमने डेबिट किया था 58,800 से, 58,800 से, ठीक ना, 58,800 से इसको डेबिट किया था। तो 58,800 से इसको क्रेडिट करना चाहिए, क्लोज इतने से करना चाहिए था, मगर हमने क्लोज कितने से किया, 57,000 से क्लोज किया। 1,800 से हमने अभी भी इसको डेबिट ही रहने दिया है। ये कौन सा पैसा है, ये अवशिष्ट का पैसा है। इसको कहाँ क्लोज किया जाएगा, ये 1,800 को, इसको जब हरण करेंगे, जो ये पैसा नहीं दे रहा है जॉली, जब इसके अंशों को हम हरण करेंगे, तब वहां पास क्या करेंगे, जो राशि ये द्वितीय याचना की राशि नहीं प्राप्त हुई है, तो वहां पास जाकर क्रेडिट के रूप में दिखाया जाएगा 1,800 रुपए, यही फिर वहां जाकर ये क्लोज होगा 1,800 रुपए। ठीक है, तो ये हमने द्वितीय याचना का देखा, ठीक ना, द्वितीय याचना की प्रविष्टि देखी, दोनों ही प्रविष्टियां हमने देखी, पूंजी में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि, फिर उसके बाद राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि हमने देखी। अब उसके बाद हम चलते हैं, अब हमारा पूरा किस्तों की प्रविष्टि हो गई, आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय याचना, सभी किस्तों की प्रविष्टि हो गई। अब क्या करना है, सवाल हमको बोल रहा है कि जॉली जो पैसा नहीं दे रहा उसके अंशों क्या कीजिए, आप हरण कीजिए। तो हम जॉली के अब अंशों का हरण, ये केवल जॉली का है, ठीक है, हमने मोहित के अंशों का हरण का प्रविष्टि देख लिया है। तो अब जॉली का भी पूंजी जो क्रेडिट उतारा था उसके क्लोज कर दिया जाएगा, पूंजी क्लोज करेंगे। और दूसरा चीज, क्योंकि ये प्रीमियम वाला सवाल है, तो हमको देखना होगा कि जॉली ने प्रीमियम का पैसा दिया कि नहीं दिया। तो जॉली ने प्रीमियम का पैसा, तो प्रीमियम कहाँ पास प्राप्त हो रहा था, प्रीमियम की बात कहाँ पास की गई थी, आवंटन में की गई थी। तो आवंटन का पैसा जॉली ने दिया कि नहीं दिया, तो आवंटन का जॉली ने पैसा दे दिया है। जॉली किसका किसका पैसा नहीं दे रहा है, मांग, दोनों मांगों का पैसा नहीं दे रहा है, मतलब कि प्रीमियम का पैसा इसने दे दिया है। तो जब कोई व्यक्ति जिसके अंशों को हरण किया जा रहा है, यदि उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया है, यदि उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया है, जिस व्यक्ति का हरण, अंशों का हरण किया जा रहा है, यदि उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया है, तो फिर हम प्रीमियम को नहीं देखते कि उस पर कितनी राशि प्राप्त हुई, ये सब हम नहीं देखते। प्रीमियम की कोई प्रविष्टि वहां नहीं देखेंगे, हम प्रीमियम की वहां पास कोई प्रविष्टि नहीं देखेंगे। जब राशि प्राप्त हो जाती है तब, जब हमने मोहित के अंशों को हरण किया था तो वहां पास प्रीमियम को डेबिट किया था, जितना उसके प्रीमियम का पैसा नहीं प्राप्त उससे डेबिट किया था, मगर इसका तो प्रीमियम का पैसा प्राप्त हो चुका है, तो फिर हम प्रीमियम को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हम इसके हरण की प्रविष्टि देखते हैं, पूंजी को बंद करेंगे, प्रीमियम को नहीं देखेंगे, इसमें प्रीमियम की कोई प्रविष्टि नहीं होगी। अंश पूंजी को डेबिट करके क्लोज किया। अब जो राशि इस पर प्राप्त हो चुकी है उसको हम क्रेडिट करके
ठीक ना। जो राशि प्राप्त हो चुकी है उसको हरण में डाल के क्रेडिट करेंगे। जो जो राशियां नहीं प्राप्त हुई, प्रथम याचना की राशि नहीं प्राप्त हुई, जितने से नहीं प्राप्त हुई उसको क्रेडिट किए, और द्वितीय याचना की राशि नहीं प्राप्त हुई, जितनी नहीं प्राप्त हुई उसको भी क्रेडिट किए। ठीक है, तो आप देखेंगे ये इसको 600 अंश आवंटित किए गए थे 10 रुपए के हिसाब से। 6,000 रुपए इससे अंकित मूल्य से, पूंजी अंकित मूल्य से बनता है। तो द्वितीय याचना तक, अंतिम तक हम गए, इसका अंतिम तक पूरा 10 रुपए हो जाता है। तो 10 रुपए से इसके पूंजी खाते को बंद कर दिया जाएगा। पूंजी इसकी 10 रुपए से बनी है, 10 रुपए से बंद हो जाएगी। इस पर कितना राशि प्राप्त हुआ आप देखेंगे। इसने किसका किसका पैसा दिया, इसने आवंटन का पैसा दिया और आवेदन का पैसा दिया। आवेदन 2 रुपए और आवंटन 2 रुपए। प्रथम याचना से इसने पैसा नहीं दिया। आप यहाँ आवंटन का, मगर 3 रुपए उसमें प्रीमियम का जुड़ा हुआ है, तो केवल अंकित मूल्य को आप लेंगे। प्रीमियम का अब हम इसमें कोई जिक्र नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि राशि प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तो 600 अंशों पर 4 रुपए, 2 रुपए आवेदन और 2 रुपए आवंटन, 4 रुपए होता है। 4 रुपए प्राप्त हो चुका है। 600 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए प्राप्त हो चुका है, जबकि 6,000 रुपए प्राप्त होना चाहिए था। 2400 रुपए प्राप्त हुआ। बाकी का पैसा आप देखेंगे 600 अंशों पर 3 रुपए प्रथम याचना का नहीं प्राप्त हुआ। 600 अंशों पर 3 रुपए द्वितीय याचना का पैसा नहीं प्राप्त हुआ। 1800 नहीं प्राप्त हुआ। 3600 रुपए नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब ये प्रथम याचना डेबिट होकर चालू है, द्वितीय याचना भी डेबिट होकर चालू है। क्रेडिट करके आप क्लोज कर देंगे। समता अंश प्रथम याचना खाता से और समता अंश द्वितीय याचना खाता से 1800 600 अंशों को हरण किया गया। तो हमने ये जो जॉली था उसके अंशों का हरण की प्रविष्टि हमने देखी। अब उसके बाद कंपनी क्या कह रहा है? कंपनी कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ये जो अंश हरण किए थे उसको पुनर्निर्गमित किया जा रहा है, मगर पूरा नहीं, केवल 800। हरण कितना किया गया? 600 इसका और 400 मोहित का, तो दोनों का मिलाकर 1000 अंश हरण किए गए हैं। मगर उन 1000 अंशों को पूरा निर्गमित नहीं किया जा रहा, पुनर्निर्गमित। केवल उनमें से 800 अंशों को ही पुनर्निर्गमित किया जा रहा है। तो 800 अंशों पर वो भी कितना रुपए प्राप्त होगा? अंकित मूल्य प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जब भी बेचती तो अंकित मूल्य पर ही बेचना चाहिए था उसको। ठीक ना। उसने क्या किया? उसने 9 रुपए यानी कि 1 रुपए छोड़कर बट्टा देकर हानि सहकर बेच रहा है वो। ठीक है, निर्गमन कर रहा है। तो 800 अंशों पर 9 रुपए के हिसाब से बैंक खाता डेबिट, पैसा आएगा 7200 रुपए। जहां पास 8,000 रुपए आना चाहिए था वहां 7200 रुपए आया। 7200 रुपए आया। ठीक ना। 800 रुपए यानी 800 अंशों पर 1 रुपए के हिसाब से हानि हो जा रही है। 800 रुपए हानि हो जा रही है। इस हानि को कहां से सहन करेगी कंपनी? कहां से सहन करेगी इसको? जो उसने हरण किया आप देखेंगे 2400 रुपए इसका हरण है और 1200 रुपए उसका हरण था। 2400 रुपए तो जॉली का हरण है। ठीक ना। जॉली के हरण की राशि है और 1200 रुपए मोहित के हरण की राशि है। दोनों को मिलाकर 3600 रुपए हो जाता है। 3600 रुपए हरण की राशि है। ठीक ना। ये हरण की राशि 3600 रुपए है। 400 अंशों पर इसका मोहित का 1200 रुपए और 600 अंशों पर इसका 4 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए। ठीक ना। दोनों को मिलाकर 3600 रुपए हरण का है। अब इस 3600 रुपए में ही वो क्या करेगा? 800 रुपए जो ये हानि हो रही है इस हानि को बियर करेगा। मतलब ये 3600 रुपए हरण के रूप में क्रेडिट होकर चालू है, इसको डेबिट करके 800 रुपए उसमें से क्लोज करेगा। केवल 800 रुपए से जो हानि हो रही है उसी से अंश हरण खाता डेबिट 800 रुपए लिख देगा। ठीक है, और हमारी पूंजी बनेगी समता अंश पूंजी खाता से 8000। 10 रुपए से अंकित मूल्य से बनेगी 8000 रुपए। ठीक है, 800 अंशों को 9 रुपए प्रति पूर्ण प्रदत्त पुनर्निर्गमन किया गया। 800 अंशों को क्या किया गया? पुनर्निर्गमन किया गया। कितने? 9 रुपए प्रति अंश के हिसाब से पूर्ण प्रदत्त निर्गमित किया गया। अब पुनर्निर्गमन के पश्चात एक और हमको प्रविष्टि करनी होती है। जब भी आप पुनर्निर्गमन करेंगे तो उसके नीचे एक और आपको प्रविष्टि करनी होती है, जिसको हम पूंजी संचय बोलते हैं। तो पूंजी संचय के विषय में मैंने बता दिया है। पूंजी संचय क्या होता है? पूंजी संचय मतलब कि यदि आप किसी राशि को पूंजी के रूप में प्राप्त कर चुके हैं और यदि वो आपके पास शेष के रूप में बच गया है, पूंजी के रूप में आपने राशि प्राप्त की थी और आपके पास शेष, कंपनी के पास शेष के रूप में बच गया है, तो उस शेष जो पूंजी के रूप में प्राप्त हुआ था उस शेष राशि को क्या करती है? वो पूंजी संचय में हस्तांतरित कर देती है। तो यहाँ पास भी ऐसा ही हो रहा है। क्या हुआ था कि पहले जो 1000 अंश जिनको हरण किया गया उन पर कुछ ना कुछ राशि प्राप्त हुई थी। मोहित से 1200 रुपए प्राप्त हुआ था और जो जॉली है उससे 2400 रुपए प्राप्त हुए। 3600 रुपए पूरा मिलाकर उनसे प्राप्त हुआ था। तो उस 3600 में से क्या किया? 800 तो ठीक है, 800 को तो यानी कि कवर किया गया।
800 को समायोजन किया गया, हानि हुई थी उसमें समायोजित कर दिया गया। बाकी का जो पैसा बच रहा है उसको क्या करना होगा, हमको पूंजी संचय में हस्तांतरित करना होगा। तो पूरे को पूंजी संचय में हस्तांतरित नहीं करेंगे, इसका थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन देखना होगा। तो आइए थोड़ा सा हम इसके कैलकुलेशन को देखते हैं, कितनी राशि को हमको क्या करना होगा, पूंजी संचय के रूप में लिखना होगा। तो ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो पूंजी संचय को हम देखते हैं, इसके कैलकुलेशन को थोड़ा सा देखते हैं। तो मोहित, क्योंकि मोहित के पूरे ही अंशों को पुनर्निर्गमन कर दिया है, सवाल में हमको बोला है कि जो 800 का पुनर्निर्गमन किया गया उसमें 400 जो किसके हैं, मोहित के हैं। मोहित के 400 अंशों को जो हमने हरण किया था उसके पूरे के पूरे अंशों को पुनर्निर्गमित कर दिया, और बाकी का 400 किसका है, बाकी का 400 जो है वो जॉली का है। तो जॉली का तो 600 हरण किया गया है, मगर केवल उसके 400 अंशों को ही पुनर्निगमन किया, 200 अंशों का इसका पुनर्निगमन नहीं किया गया। तो जब इसके पूरे अंशों को पुनर्निगमन नहीं किया गया और इसका जब्ती का पूरा पैसा कितना है, 2400 रुपये है, तो इस पूरे 2400 का जो भी शेष बच जाता है उसको पूरा का पूरा पूंजी संचय में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी इसके पूरे अंशों को पुनर्निगमित नहीं किया गया है। जो 200 अंशों की राशि इसमें, इसको दो हिस्सों में हमको करना पड़ेगा, 400 और 200। 400 इसलिए क्योंकि उसको पुनर्निगमित किया जा रहा है, और 200 इसलिए जिसको पुनर्निगमित नहीं किया जा रहा है। तो इसका हमको जो पुनर्निर्गमन नहीं किया है उसकी राशि को भी देखनी होगी, क्योंकि उसको कब पूंजी संचय में हस्तांतरित करेंगे, उसको जब उसका पुनर्निगमन, वो 200 अंशों का जब पुनर्निगमन कर दिया जाएगा तब उसकी राशि का यदि कुछ बच जाता है तो वो पूंजी संचय में जाएगा। तो पूंजी संचय में तब तक हम नहीं डालते जब तक कि वो पुनर्निर्गमन ना हो गया हो। ठीक है, तो आप देखेंगे मोहित का पूरा ही 400 अंशों को पुनर्निगमित कर दिया गया है। इस पर कितनी राशि हमको इस पर यानी हरण कितना किया था, 1200 रुपए इसका हरण किया था, कैलकुलेशन हमने देखा है। उसमें से 400 अंश, ठीक ना, 400 अंश पुनर्निगमित किए, 1 रुपए का हमको घाटा हो रहा है। तो इसके 400 अंशों पर 1 रुपए के हिसाब से 400 रुपए इसके घाटे के रूप में, हानि के रूप में होता है, जो हानि हमने उसमें यहाँ पर दर्शाई है। ये 800 रुपए में 400 रुपए हानि का, जो क्योंकि 400 दोनों का है, 400 इसका प्लस 400 इसका, तो 1 रुपए के हिसाब से 400 इसका हो जाता है और 1 रुपए के हिसाब से 400 हानि इसका हो जाता है। दोनों का मिलाकर 800 रुपए की हानि होती है। तो इसका 400 रुपए की हानि जो है वो इसकी राशि से कवर की जाएगी। तो 1200 रुपए जो हरण किया गया है वो मोहित का है। 1200 में 400 इसका जब कवर करेंगे, जब समायोजित करेंगे, तो इसका शेष 1200 में 800 रुपए शेष बच जाता है, जो हरण की राशि में अभी तक रह जाती है क्रेडिट के रूप में। इस 800 रुपए को हम पूंजी संचय में हस्तांतरित कर देंगे। ठीक है, ये तो मोहित की बात हो गई। अब दूसरा चलते हैं जॉली में। जॉली का 2400 रुपए, क्योंकि इसने 4 रुपए दे दिया है, 600 अंशों पे 4 रुपए दे दिया, 2400 रुपए इसका जब्त किया, और इसके कितने अंशों को हम पुनर्निगमित, केवल 400 अंशों को पुनर्निगमित कर रहे हैं। तो इस 2400 रुपए में 400 अंशों का कितना पैसा है, तो 2400 रुपए जो है वो 600 के लिए, तो 600 से भाग देंगे और 400 से गुणा करेंगे, तो 1600 रुपए, इस 2400 में 1600 रुपए जो है वो किसका है, इस 400 के लिए है। तो 1600 रुपए इसका और 1200 रुपए इसका, दोनों का मिलाकर 2800 रुपए होता है। 2800 और हानि कितनी हो गई, 800 रुपए हो गई। तो 2800 में जब 800 आप घटाएंगे तो आपका 2000 रुपए होता है। आप देखेंगे हरण, मोहित की कितनी राशि हरण की गई, पूरा का पूरा 1200 रुपए हम इसका ले लेंगे। और जॉली का कितना लेंगे, जॉली का केवल 400 से जब हमने निकाला तो 400 से इसका 1600 रुपए, तो 1600 रुपए इसका ले लेंगे। तो दोनों का मिलाकर कितना हो गया, 2800 रुपए हरण की राशि होती है। उसमें से हमने कितना यूज किया, केवल 800 रुपए ही, जो हानि तो उसको यूज किया। तो 2000 रुपए जो है वो पूंजी संचय के रूप में, जो इसका राशि शेष बच जाता है हरण का, वो 2000 रुपए जो है वो पूंजी संचय में हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो हम यहाँ पर पूंजी संचय को देखते हैं। देखिएगा, हरण जो क्रेडिट होकर चालू था उसको डेबिट करके क्लोज करेंगे और पूंजी संचय में हस्तांतरित कर देंगे। अंश हरण खाता डेबिट और पूंजी संचय खाता से 2000 शेष हरण राशि को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया गया, और बाकी का जो 200 अंश जिसको पुनर्निर्गमित नहीं किया गया था उसका पैसा ऐसे ही हरण में पड़ा रह जाएगा।
ये जो अभी आप देखेंगे जो मैंने आपको 3600 रुपये इन दोनों का जोड़कर बताया था, इन दोनों का जोड़कर जो 3600 रुपये बताया था, 3600 में 2800 रुपये तो 800 के लिए हो गया, तो अभी भी कितना पैसा बाकी है? 800 रुपये अभी भी बाकी है इस हरण में। वो हरण में ही रह जाएगी, वो हरण में ही रह जाएगी, क्या होके डेबिट होके क्रिएट होके हरण में ही रह जाएगी। इसको कब पूंजी संचय में हस्तांतरित करेंगे? इसको हम जब वो 200 अंशों को पुनर्निर्गमित करेंगे, उस पर यदि कुछ हानि हो जाएगी, उस हानि को इस 800 में से बियर करके यदि कुछ राशि बच जाती है, तब वहां पर उसको पूंजी संचय में हस्तांतरित। तो हमको इस पर अभी नहीं देखना, क्योंकि हम तो 200 अंशों को पुनर्निर्गमित कर ही नहीं रहे। तो ये हमारा पूरा सवाल था, हमने पूरे सवाल की प्रविष्टियों को देखा। सवाल में हमको तुलन पत्र भी बनाने के लिए बोला है, तो अब हम तुलन पत्र को देखते हैं। तो देखिएगा, प्रिंस लिमिटेड का तुलन पत्र, ये तुलन पत्र का फॉर्मेट है विवरण नोट राशि। विवरण, इसे पर्टिकुलर को हम लिखेंगे और उसके नोट, क्योंकि जब हम अनुसूची 3 के अनुसार जब हम स्थिति विवरण बनाते, तो इस तरह हमको वर्टिकल रूप में, मतलब इस तरह सीधे बनाना पड़ता है, जिसमें दायित्व तो हमारा ऊपर होता है, उसके नीचे संपत्ति, ये मेन बैलेंस शीट है, और उसी के नीचे उसका कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है। ये नोट के रूप में हमको कैलकुलेशन करना था, और इसी के नोट नंबर को हमको क्या करना होता है, इसमें यहाँ पर नोट के रूप में दर्शाना पड़ता है। तो ये हमारा बैलेंस शीट है वर्टिकल में शेड्यूल 3 के अनुसार। तो आइए हम इस बैलेंस शीट को देखते हैं। तो क्या है कि अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है अंश पूंजी का लेखांकन। इसमें इस बैलेंस शीट में केवल उसी से संबंधित प्रविष्टियां की गई, जितना हमको जानकारी दिया हुआ है केवल हम उसी से संबंधित प्रविष्टि करेंगे। बाकी आप जब इसके बैलेंस शीट को शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट के आप फॉर्मेट देखेंगे, तो उसमें सभी बातों का समावेश किया गया। हम पूरी बातों को यहाँ समावेश नहीं करेंगे, जितना हमको आवश्यक है केवल उन्हीं का हम प्रविष्टि देखेंगे। तो आप देखेंगे सवाल में हमको क्या क्या बताया हुआ है। सवाल में हमको पूंजी के विषय में बता रहा है, अंश पूंजी के विषय में बता रहा है, अंश पूंजी को हम देखेंगे। प्रीमियम के बारे में कहा हुआ, हम प्रीमियम को देखेंगे, और अंश पूंजी और प्रीमियम, और उसके बाद हमको रोकड़ के विषय में देखेंगे। तो हमको जो इस सवाल के माध्यम से जो हमको पता चल रहा है, हम केवल उन्हीं को देखेंगे इस बैलेंस शीट में। पूरी बैलेंस शीट को हम नहीं बनाएंगे, ठीक ना। आप पूरी बैलेंस शीट को देख सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। आप जब चैप्टर में जाएंगे, आपका कंपनी के वित्तीय विवरण चैप्टर में जब आप जाएंगे, तो ये आपका बैलेंस शीट पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये शेड्यूल 3 के अनुसार ये वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट दिया हुआ है। आप इसमें पूरी बातों को आप इसमें देख सकते हैं, क्या क्या इसमें समता एवं दायित्व, अंशधारी का कोष, इस तरह ये बैलेंस शीट बनता है। ये इस तरह पूरे बैलेंस शीट को हम बनाते हैं। तो ये पूरा उसमें फॉर्मेट दिया हुआ, आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं। केवल हम इसमें अभी जो अंश पूंजी का जो है, केवल जितनी मदें आ रही हम केवल इस बैलेंस शीट में उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, केवल आप देखेंगे ऊपर दायित्व है और नीचे संपत्तियां हैं। तो दायित्व में क्या क्या अभी हम देखेंगे, केवल अंश पूंजी मतलब पूंजी को देखेंगे, और संचय इसी के हेडिंग में संचय आता है। तो देखिएगा, समता एवं देयताएं, मतलब कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब समता एवं देयताएं में पहला कौन सा आता है? पहला आता है अंशधारियों की निधि, मतलब कि जो मालिक है उनका कोष, फंड, कौन कौन सा रुपया, यानी कि उनके लिए जो पैसा होता है वो कौन कौन सा। तो पहला अंशधारियों कोष में, अंशधारियों की निधि में पहला आता है अंश पूंजी। पूंजी किसकी होती है? मालिक की होती है। और दूसरा इसी में संचय, मतलब कि जो राशियां बची हुई संचय के रूप में, वो भी मालिक की होती है। तो अंशधारियों की निधि में इसको, इन दोनों को लिखा जाता है। तो अंश पूंजी में अंश पूंजी यानी कि पूंजी आएगी केवल। और संचय एवं आधिक्य में क्या क्या आएगा? संचय, जो संचय है, मतलब कि प्रीमियम है संचय के रूप में, प्रीमियम संचय के रूप में होता है। प्रीमियम है, प्रॉफिट यानी कि लाभ हानि है, ठीक है। प्रीमियम, लाभ हानि और जनरल रिजर्व, ठीक है। जितने भी संचय हैं, जनरल रिजर्व और पूंजी संचय जो हमने यहाँ पर देखा था, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो आप देखेंगे अंशधारियों की निधि में अंश पूंजी एवं संचय एवं आधिक्य, ये दो ही पॉइंट को हम लिखेंगे। अब उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे संपत्ति में। संपत्ति में केवल हमको रोकड़ के विषय में इस सवाल से हमको पता चल रहा है, पैसा आ रहा है, संपत्ति के रूप में है। तो ये रोकड़ क्या होता है? चालू संपत्तियां होती हैं।
तो चालू संपत्ति में हम दिखाएंगे 1 नंबर डाल के संपत्तियों में पहला नंबर चालू संपत्तियां और क लिख के रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य। चालू संपत्ति में और भी आता है, देनदार आता है, उन चीज़ों को नहीं लिखेंगे क्योंकि सवाल में हमको उनके विषय में नहीं बता रहा है। तो रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य, तो ये इतना ही हमको लिखना है। अब इनके नोट्स को हम देखते हैं। तो अब हम इनके कैलकुलेशन को देखेंगे नीचे। तो पहला नंबर जो हमारा अंश पूंजी का हम पहला कैलकुलेशन करेंगे 1 नंबर लिखकर। अब अंश पूंजी को थोड़ा सा हमको इसका लिखने का फॉर्मेट है। सबसे पहले हमको पूंजी का अधिकृत पूंजी लिखना होता है। अधिकृत पूंजी मतलब कि कंपनी कितने से अधिकृत है, कितनी पूंजी से अधिकृत है, पहले उसका कैलकुलेशन करते हैं। फिर उसके बाद निर्गमित पूंजी मतलब कितने का निर्गमन किया उसको, उसकी पूंजी को हम कैलकुलेशन करते हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे आता है याचित एवं पूर्ण प्रदत्त, मतलब याचित कितना मांगा गया और उस पर कितना पूर्ण प्रदत्त यानी कि जिस पर पूरा पैसा प्राप्त हो गया। कंपनी ने याचना किया और पूरा पैसा प्राप्त हो गया, वो इसमें आता है। और एक नीचे और आता है याचित एवं जो पूर्ण प्रदत्त नहीं है, जिसमें पूरी राशि प्राप्त नहीं, मतलब अवशिष्ट याचना कुछ रह गया। तो यहाँ पर क्या है कि इस सवाल में कंपनी ने जितना पैसा मांगा है वो उस पर पूरे के पूरे पैसे प्राप्त हो गए, इसलिए केवल याचित एवं पूर्ण प्रदत्त का आएगा। आप देखेंगे कि सवाल में 2 व्यक्तियों का अवशिष्ट याचना बता रहा है, फिर भी उसके बारे में यहाँ पर नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि जब हम हरण कर लिए हैं तो हरण करने के पश्चात हमने उसको पुनर्निर्गमन भी कर दिया है। तो जब पुनर्निर्गमन कर दिया तो उस पर पूरी राशि प्राप्त हो गई है। जब पुनर्निर्गमन कर दिया था इसका मतलब ये है कि जितना भी कंपनी ने क्या किया, निर्गमन किया, याचित किया है और उनकी पूरी राशि प्राप्त हो गई, इसलिए इसके अंतर्गत ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो ये जो ऊपर वाले 2 ठो ये ऐसे ही लिखे जाते हैं, मतलब समझने के लिए लिखे जाते हैं। बाकी हमारा मेन जो होता है वो ये होता है याचित एवं पूर्ण प्रदत्त। ठीक है, इस सवाल में आपको कॉल्सिन एरियर का मतलब कि कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए कॉल्सिन एरियर वाला नहीं आ रहा है, मतलब कि अवशिष्ट याचना वाला नहीं आ रहा है, याचित एवं पूर्ण प्रदत्त केवल आ रहा है। तो देखिएगा, अधिकृत पूंजी 20,000 अंश वो रख सकती है 10 रुपये वाले प्रत्येक, ठीक ना, 2 लाख रुपए अधिकृत पूंजी। निर्गमित कितना कर रही है? 20,000 अंशों को निर्गमित कर रही है 10 रुपये प्रत्येक, अंकित मूल्य 10 रुपये, 2 लाख। ठीक है, तो इन दोनों को बस हम इसको समझने के लिए ऐसे लिखे हुए, इसको हमको वहाँ बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, आपको बैलेंस शीट में लिखना है इसको। देखिएगा, याचित एवं पूर्ण प्रदत्त मतलब मांगा गया और उस पर पूरी राशि प्राप्त हुई। तो यहाँ पर 19,800 देखेंगे आप, मैंने 19,800, जबकि कितना याचित यानी निर्गमन कितना किया है? 20,000 निर्गमन किया है, 20,000 निर्गमन किया है, मगर यहाँ पर याचित में 19,800 ही दिखाया जा रहा है, 19,800 अंश दिखाया जा रहा है। तो देखिएगा इसके कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से। तो क्या हुआ, कंपनी ने निर्गमन कितना किया? 20,000 के लिए निर्गमन किया। अब उसमें से 2 व्यक्ति मोहित और जॉली 2 व्यक्ति जो हैं उन दोनों का मिलाकर 1000 अंश होता है, जिनमें से उन्होंने पैसा नहीं दिया, 1000 अंशों पर पैसा नहीं दिया। तो कंपनी को पूरा पैसा किन पर प्राप्त हुआ? कंपनी को पूरा पैसा 19,000 अंशों पर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब 1000 अंशों पर पैसा नहीं प्राप्त किया, उनको क्या की कंपनी? हरण कर ली। हरण करने के पश्चात क्या किया कंपनी ने? इस 1000 में से 800 को पुनर्निर्गमित कर दिया, यानी कि जो ये पुनर्निर्गमन कर रही उस पर भी पूरा राशि प्राप्त हो चुका है। भले इस पे 9 रुपये प्राप्त हुआ, 1 रुपये तो हमने एडजस्ट किया है, जो बट्टे के रूप में हमने इसका पैसे को एडजस्ट कर दिया, इसका मतलब कि इस पे भी पूरी राशि प्राप्त हो चुकी है। तो इस 19,000 पर जितना याचित किया पूरा राशि प्राप्त हुआ, और इस 800 अंशों पर भी जितनी राशि याचित की गई पूरी राशि प्राप्त हुई। तो इसीलिए इन दोनों को मिलाकर 19 और 800 इन दोनों पर पूरी राशि प्राप्त हो गई, इसलिए हमारा याचित एवं पूर्ण प्रदत्त कितना हो जाता है? 19,800 हो जाता है। बाकी का आप देखेंगे इस 1000 में से 800 तो पुनर्निर्गमित कर दिया, 200 और बच जाता है। ये 200 क्या है? ये 200 जो है वो जब्ती का है, हरण का है। तो इस हरण को कहाँ लिखा जाता है? इस हरण को जब हम इसको लिख लेते हैं उसी के नीचे हरण को प्लस कर दिया जाता है। हम देखेंगे इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो देखिएगा इसका कैलकुलेशन। तो ये ठीक ना, हमने यहाँ पर याचित एवं पूर्ण प्रदत्त लिखा 19,800, प्रति अंश जो है वो 10 रुपये का, अंकित मूल्य के हिसाब से 1,98,000 रुपये पूरा प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जब तक उसी के नीचे हमको क्या करना होगा? जो याचित के नीचे हमको जब्त वाला जो पैसा उसको भी इसी में जोड़ना होगा, क्योंकि ये राशि प्राप्त हो चुकी है। तो जब्त अंश कितने हैं? केवल 200 हैं। 1000 जब्त किए थे मगर उसमें से 800 क्या किया? पुनर्निर्गमन कर दिया, इसमें जोड़ दिया गया। 200 अभी भी जब्ती के रूप में है, 200 अंशों का जब्ती के रूप में हम दिखाएंगे। उस पर 4 रुपये प्राप्त है, उस 200 पर, क्योंकि ये 200 किसका है? ये 200 जो है वो जॉली का है। ये 200 जो जब्ती का अंश है वो किसका है? जॉली का है। और आप देखेंगे मोहित का पूरे अंशों को
क्या किया गया, उसके तो पूरे अंशों को पुनर्निर्गमित कर दिया गया। ये 200 जो है वो जॉली का है, और जॉली से कितनी राशि प्राप्त की गई है, 2 रुपये आवेदन और 2 रुपये आवंटन। प्रीमियम को नहीं ले रहे, प्रीमियम का तो अलग से यहाँ पर किया जाएगा। प्रीमियम का एक अलग से कॉलम बना हुआ है, ये प्रीमियम में हम अलग से दिखाएंगे, प्रीमियम का अलग से कैलकुलेशन होगा, तो इसी में प्रीमियम को हम नहीं लेंगे। इसमें क्या होगा, केवल अंकित मूल्य का लिया जाएगा जो जब्ती का पैसा आएगा। तो 2 रुपये आवेदन का, 2 रुपये आवंटन का, दोनों को मिलाकर 4 रुपये इससे प्राप्त हो चुका है, यानी कि 800 रुपये इससे प्राप्त हो चुका है। तो ये 800 रुपये जब्ती के रूप में हमको उसको जोड़ना पड़े, क्योंकि राशि प्राप्त हो गई है। तो जब्ती का भी हम इसी में जोड़ देंगे। जब्त अंश 204 रुपये के हिसाब से 800 रुपये जाता है, तो 1,98,800 रुपये, 1,98,000 रुपये प्राप्त हो चुका है, और 800 रुपये जब्ती का, दोनों को मिलाकर 1,98,800 से हमारी क्या बन जाएगी, या पूंजी बन जाएगी, अंश पूंजी। ये पहला कैलकुलेशन जो है वो अंश पूंजी का यहाँ तक का होता है। ये राशि जो है, जो याचित एवं पूर्ण प्रदत्त के रूप में ये राशि जो इसको वहां पर दिखाया जाएगा 1 नंबर में। इन दोनों को बस हमने समझने के लिए इसको लिखा है। तो यहाँ पर अंश पूंजी में हम लिखेंगे 1 नंबर का कैलकुलेशन, फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर 1,98,800, 1,98,800 रुपये लिख देंगे, जो हमने कैलकुलेशन यहाँ पर किया है। ठीक है, बुक में जाकर आप इसके फॉर्मेट को देख सकते हैं। फॉर्मेट से आपको वहाँ पर जब पूरे फॉर्मेट को देखेंगे तो आसानी से समझ आएगा। अभी मैंने जिस तरह का होता है मैंने आपको वो बता दिया है। फिर ये हो गया, अब पूंजी का हमने लिख लिया। अब उसी के नीचे क्या लिखा है, संचय एवं आदि। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें प्रीमियम आएगा, इसमें लाभ हानि का आएगा, और इसमें क्या आएगा, जो पूंजी संचय आपने किया वो भी इसी में आएगा। तो हम देखते हैं, तो देखिएगा संचय एवं आधिक्य, इसमें प्रीमियम और पूंजी संचय, क्योंकि सवाल में आपको प्रीमियम बोल रहा है और पूंजी संचय, इसमें कैलकुलेशन हम करते हैं। तो प्रीमियम देखिएगा, प्रीमियम 20,000 अंशों को निर्गमित किया है। प्रीमियम कितना है, 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपये प्राप्त होना चाहिए था, मगर क्या हुआ, पूरा रुपया नहीं प्राप्त हो पाया। क्यों नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति जो मोहित था उसने क्या किया, आवंटन के समय ही प्रीमियम मंगाया, तो आवंटन के समय पैसा नहीं दिया, इसका मतलब इसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, इसने प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो जब इसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, ठीक ना, 20,000 अंशों पे 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपये प्राप्त होना चाहिए था, और ये मोहित जो है वो 400 अंश रखा हुआ 3 रुपए के हिसाब से इसने 1,200 रुपये नहीं दिया। तो जब 1,200 रुपये इसने नहीं दिया तो कितना प्रीमियम का कितना प्राप्त हुआ, 58,800 रुपये। आप माइनस करेंगे 60,000 में 1,200 रुपये, तो आपका कितना आ जाएगा, 58,800 रुपये आपको प्रीमियम के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, 20,000 अंशों पर प्रीमियम प्राप्त होना चाहिए था, इतने ही अंशों का निर्गमित किया जा रहा है। 400 अंशों पर मोहित का नहीं प्राप्त हुआ, तो कितने अंशों प्राप्त हुआ, 19,600 प्राप्त हुआ। 3 रुपए के हिसाब से 58,800 रुपये होता है प्रीमियम। अब ठीक है, प्रीमियम तो हो गया 58,800 रुपये जो प्राप्त हुआ, साथ में पूंजी संचय भी आ रहा है। जो हमने अंतिम में प्रविष्टि देखा था, 2,000 रुपये पूंजी संचय के रूप में बचा हुआ था। जो राशि हमने हरण की थी 3,600 रुपये, उसमें से 2,800 रुपये जो होता है वो किसका होता है, 800 अंशों का जिसको पुनर्निर्गमित किया गया, उनका 2,000 रुपये जो पूंजी संचय के रूप में बचा हुआ था उसको भी इसी में जोड़ दिया जाएगा। तो जब पूंजी संचय को आप जोड़ेंगे तो 60,800 रुपये जो है वो संचय के रूप में होता है। इसको हमको संचय में दर्शाना होगा, तो यहाँ पर हम संचय के रूप में इसको दर्शा देंगे। जो यहाँ पर ये संचय एवं आधिक्य है, इसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर बताएंगे संचय एवं आधिक्य प्रीमियम का 58,800 और 2,000 पूंजी संचय जोड़कर 60,800 रुपये यहाँ बाहर किया, इसको क्लोज किया जाएगा। इस तरह हम जब भी राशि जो राशि हमको लिखेंगे उसको क्लोज करते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे पूंजी का हमने यहाँ पर लिखा 1,98,800 क्लोज किया इसको, और इसको उठाकर हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, दायित्व के पक्ष में पहला नंबर डालेंगे नोट में। फिर उसी तरह इसका दूसरा नंबर हमने नोट बनाया है, 60,800 रुपये आया। यहाँ पर दूसरे नंबर में यहाँ पर संचय एवं आधिक्य लिखा हुआ है, इसका दूसरा नंबर लिखकर 850। ये दोनों ही दायित्व के हैं, दोनों को दायित्व में लिखा, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 2,59,600 रुपये आता है। इसको जोड़ के देखिएगा, 2,59,600 रुपये आएगा। दायित्व हमारा हो गया पूरा, क्लोज कर देंगे। अब नीचे हम संपत्ति में आएंगे। संपत्ति, चालू संपत्ति जो है केवल रोकड़ के विषय में हमको सवाल बताया है, पैसे के विषय में केवल बता रहा है, और कोई मशीन के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। तो रोकड़ को हम देखते हैं, ठीक ना। अब रोकड़ का कैलकुलेशन किस तरह किया जाए, तो आपने जब प्रविष्टियां की थी, आप जो शुरू से प्रविष्टि कर रहे थे तो आप देख रहे थे यहाँ पास बैंक हुआ 60,000 रुपये, यहाँ पास आपका बैंक हुआ 78,400 रुपये। फिर उसके बाद आपने जब प्रथम याचना में आए तो प्रथम याचना में आपका बैंक हुआ 57,000 रुपये, 57,000। जब द्वितीय याचना में आपने राशि प्राप्त की तो आपका यहाँ पास बैंक हुआ 57,000 रुपये, यानी राशि प्राप्त करते जा रहे हैं। फिर पुनर्निर्गमन किया तो वहां पर भी 7,200 रुपये का आपने प्राप्त किया पैसा। तो इन सभी को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे तो हमारा बैंक निकलेगा। आप देखेंगे आवेदन पर 60,000 रुपये,
आवंटन पर 74,800 रुपये, 57,000 प्रथम याचना पर, द्वितीय याचना पर 57,000 और पुनर्निगमन पर 7,200 रुपये। पूरे को जब आप जोड़ेंगे तो 2,59,600 रुपये आता है। यही हम बैंक में शो कर देंगे। तो इसे कैलकुलेशन में पहले शो करेंगे। तीसरे नंबर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य, तुल्यांक मतलब रोकड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रोकड़ और रोकड़ के बराबर। ठीक है, तो हमने जोड़कर देखा तो 2,59,600 यहाँ पर लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ये तीसरे नंबर का कैलकुलेशन है। तीसरा नंबर यहाँ लिखेंगे और इसको इस तरह लिख दिया। तो ये हमारा दायित्व पक्ष, ये दायित्व पक्ष था, इसको जोड़े तो इतना आया। ये हमारा संपत्ति पक्ष है, ये हमारा इतना हो गया। तो दोनों आप देखेंगे दायित्व और संपत्ति दोनों बराबर है, तो हमारा बैलेंस शीट सही है। क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारा दोनों पक्ष क्या आता है, दायित्व और संपत्ति पक्ष दोनों बराबर आना चाहिए। जब दोनों बराबर आता है इसका मतलब कि हमारा बैलेंस शीट सही होता है। ठीक है, तो ये हमने इसके बैलेंस शीट को देखा। तो बैलेंस शीट पर सवाल अभी तक नहीं आया था, ये पहला सवाल है बैलेंस शीट में। मैंने आपको बैलेंस शीट बनाकर देखा, जितनी मदें इसमें जरूर थी उतनी ही मदों को हम लिखेंगे। आप अगर पूरा बैलेंस शीट देखना है तो आप इसके फॉर्मेट को आप देख सकते हैं, आपके बुक में फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो आज का जो हमारा सवाल है, जो ये सवाल था, ठीक है 16 नंबर का सवाल, वो सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने पंजी प्रविष्टि को देखा, इसके बैलेंस शीट को हमने देखा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। और मैं आगे भी वीडियो आपके चैप्टर पर, आपके सिलेबस के जितने भी चैप्टर उन पर वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।